हेलो गाइस, स्वागत है अपने चैनल पर दोस्तों। इस न्यू स्टोरी को रिव्यू जरूर दीजिएगा ताकि इसके न्यू चैप्टर्स को जल्दी से अपलोड करता रहूं। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। वन मौत। मुंबई को माया नगरी के नाम से जाना जाता है। एक बार जो मुंबई में आ गया वह हमेशा के लिए इस माया नगरी का होकर रह जाता है। लेकिन हर किसी को अपना मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। ऐसी ही एक कहानी है सनम और अभिमन्यु की। जहां सनम है एक मासूम चंचल लड़की, तो वहीं अभिमन्यु एक हार्टलेस बिजनेसमैन जिसके लिए उसका बिजनेस ही उसकी पूजा है और उसका खानदान उसका सब कुछ है। अभिमन्यु खून और खानदान को बहुत मानता है। उसके लिए खून और खानदान बहुत मायने रखता है। कैसे होगा अभिमन्यु और सनम का मिलन? जहां एक है घमंड में खोया हुआ तो दूसरी है जमीन से जुड़ी हुई। क्या ये दोनों एक दूसरे के हो पाएंगे? क्या एक दूसरे को अपना पाएंगे, या उनकी मोहब्बत हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? एक 7 स्टार होटल में शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। दुल्हन मंडप पर दूल्हे के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभी तक दूल्हे का कुछ पता नहीं था। तभी अचानक वहां पर किसी की बहुत तेज आवाज सुनाई देती है। यह शादी नहीं हो सकती। सब लोग उसे तरफ देखते हैं तो वहां से ब्लैकबेरी के सूट पहने एक आदमी अपने रौब और घमंड से चला आ रहा था। वह लड़का मंडप में आकर खड़ा हो जाता है और चारों तरफ अपनी कुटिल निगाहों से देखने लगता है। मंडप में बैठी दुल्हन अपने सामने खड़े लड़के को देखकर आंखों में नमी लिए खड़ी होती है और उसका हाथ पकड़कर कहती है, सुमित, तुम बारात लेकर क्यों नहीं आए? और तुम इस तरह यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जो लड़का अभी आया था वह था सुमित, जिससे आज सनम की शादी होने वाली थी। सुमित सनम का हाथ झटक देता है और इसी के साथ सनम 2 कदम पीछे हट जाती है। तभी सुमित जोर जोर से हंसने लगता है और सनम का चेहरा अपने हाथ में कसकर पकड़कर कहता है, तूने मुझे थप्पड़ मारा था ना, पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती की थी। उसी बेइज्जती का बदला है ये। जब तू मंडप में बैठी है और मंडप पर छोड़ी हुई औरत को कोई मर्द नहीं अपनाता, इसीलिए मैंने तेरे साथ यह प्यार का खेल खेला। सनम, आज तुझे ऐसी हालत में देखकर ना मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा है, मेरी आत्मा को शांति मिल रही है। मैं तेरी वही बेइज्जती करना चाहता था जो तूने पूरे कॉलेज के सामने मेरी की थी। इसीलिए तेरी नज़रों में अच्छा बनने के लिए मैंने अपने दोस्त के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया और वह पल मेरी दोस्ती के लिए मान भी गया। और फिर शुरू हुआ हमारे बदले का प्रोग्राम। और इस बदले में तेरी इज्जत, तेरा परिवार, तेरा खानदान, सब कुछ बर्बाद हो गया और तू एक मंडप में छोड़ी हुई लड़की बन गई। सुमित सनम को एक झटके में खुद से दूर करता है और कहता है, जानती है मेरा इन सब में साथ किसने दिया? सुमित दरवाजे की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, इधर आ जाओ बीवी, तुम भी तो मिलो मेरी छोड़ी हुई इस लड़की से। तभी एक लड़की लाल रंग की साड़ी पहने, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र लिए सनम के आगे आकर खड़ी हो जाती है। सनम उसे लड़की को देखकर अपने मुंह पर हाथ रख लेती है और 4 कदम पीछे हट जाती है। वह पूरी तरह से लड़खड़ा गई थी और वहां खड़े सारे मेहमान तमाशा देख रहे थे। सनम के मुंह से लफ्ज नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों की नमी और उसकी आंखों से बहता वह समुद्र इस बात के गवाह थे कि उसे धोखा देने वाले उसके अपने ही थे। सनम आगे जाकर उस लड़की का हाथ पकड़कर कहती है, क्यों किया तूने निधि? तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी ना, मैं अपनी हर बात तुझसे शेयर करती थी ना, और तूने ही मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। सुमित फिर भी पराया था, अभी 6 महीने पहले ही मेरी जिंदगी में आया था, लेकिन तू तो बचपन से मेरे साथ थी ना। हर सुख दुख में एक दूसरे के भागीदार थे हम, तो फिर कैसे तूने मुझे धोखा दे दिया निधि? निधि सनम का हाथ झटक देती है और कहती है, प्यार करती हूं मैं सुमित से और वह मुझसे करता था, तो तेरे लिए कैसे छोड़ देता उसे? और फिर तू तो अब थी, तेरे आगे पीछे कोई नहीं था। अगर तू मर भी जाएगी ना तो किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार को तेरे लिए क्यों छोड़ दूं? मेरी माँ बचपन से मुझसे कहती आई थी कि तू एक मनहूस है, जिसकी जिंदगी में जाती है उसकी जिंदगी का सर्वनाश कर देती है। लेकिन तूने मुझे मेरा प्यार छीनने की कोशिश की, तूने मेरे सुमित को बहकाने की कोशिश की, और तुझे लगता है कि मैं तुझे माफ कर दूं? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता।
ये कह निधि एक जोर का तमाचा सनम के गाल पर मार देती है। सनम का चेहरा एक तरफ झुक जाता है, वहीं सुमित के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी। उसने दो बेस्ट फ्रेंड्स को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। सुमित और निधि सनम की बहुत बेइज्जती करते हैं। अब तो सनम के कानों में किसी की आवाज ही नहीं जा रही थी। वह मंडप से धीरे धीरे चलते हुए नीचे आ जाती है और होटल से बाहर निकल जाती है। बदहवास खामोश आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी का बयान कर रहे थे। सनम को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए, क्या करे, क्या न करे। कुछ भी तो नहीं था उसके पास, ना परिवार, ना प्यार, ना दोस्त। बिल्कुल अकेली थी वह इस दुनिया में। सनम को कभी भी अपने अनाथ होने पर अफसोस नहीं हुआ था, लेकिन आज उसे अफसोस हो रहा था। अगर उसका परिवार होता, उसके अपने होते, तो कोई सुमित, कोई निधि उसे धोखा नहीं दे पाता, कोई उसे बेइज्जत नहीं कर पाता। सनम पागलों की तरह सड़क पर चलते जा रही थी। उसे इस बात का होश भी नहीं था कि वह चलते चलते सड़क के बीच में आ गई है। तभी एक तेज रफ्तार से आई गाड़ी सनम को टक्कर मार देती है और सनम उछलकर बहुत दूर सड़क पर जाकर गिरती है। उसके सिर से खून बहने लगता है, जो पूरे सड़क पर फैल चुका था, और सनम इस दुनिया को अलविदा कह चुकी थी। क्या यही अंत है सनम की मोहब्बत का, या कहानी अभी बाकी थी? क्या कभी सनम को मिलेगी उसकी सच्ची मोहब्बत? क्या कभी मिलेगा सनम को अपनों का प्यार और अपनों का साथ? नोबेल में मौका। एक आलीशान कमरे में एक लड़की सोफे पर सोई हुई थी। उसके लंबे बाल सोफे पर बिखरे हुए थे, उसकी आंखों के नीचे आंसुओं के निशान थे और उसके होंठ कांप रहे थे। धीरे धीरे उसे लड़की की आंखें खुलना लगते हैं और वह जैसे ही अपने आसपास दिखती है, वह अपने आसपास का माहौल देख एकदम से घबराकर बैठ जाती है और अपने मन में रहती है, क्या मैं बच गई या किसी ने मुझे बचा लिया? लेकिन मेरी जिंदगी में तो ऐसा कोई नहीं था जो मुझे बचाए या मेरे लिए कुछ भी करे। वह लड़की उठकर कमरे के चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी नज़र सामने वॉल पर लगी एक बहुत खूबसूरत पेंटिंग पर जाती है। उसे पेंटिंग को देखा और उसे पेंटिंग में मौजूद लड़की की खूबसूरती को देख वह लड़की मंत्रमुग्ध हो जाती है और उसे पर अपना हाथ फेर कर कहती है, इस दुनिया में इतनी खूबसूरत लड़की कोई हो सकती है? फिर वह अपना सर झटक कर आसपास दिखती है तो चारों तरफ उसे लड़की की तस्वीर थी। ये देखकर उसे लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन वह गेट खोलने की कोशिश करती है तो गेट बाहर से लॉक था। वह लड़की अपने मन में रहती है, सनम ये तुम कहाँ गई? कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ फंस गई मैं? तभी उसे वॉशरूम दिखाई देता है। अब वह वॉशरूम में चली जाती है। जैसे ही वह वॉश बेसिन पर पानी लेकर अपने चेहरे पर मरती है, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती है, क्योंकि यह उसका चेहरा नहीं था। वह अपने चेहरे को बार बार छूने की कोशिश करती है और बार बार खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि यह उसका चेहरा नहीं है। जैसे जैसे वह अपने चेहरे पर हाथ फेर रही थी, वैसे वैसे आईने में उसका अक्स दिखाई दे रहा था। देखा सनम हैरानी से वही जमीन में बैठ जाती है और कहती है, यह मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। सनम उठकर खड़ी होती है और कमरे में आकर चारों तरफ कुछ ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसकी नज़र वहां पड़े फोन पर जाती है। दो फोन को उठाकर देखी है तो ये उसका फोन नहीं था। सनम वहीं सोफे पर बैठ जाती है और सोचने लगती है, क्या उसका चेहरा खराब हो गया था? तो किसने उसका चेहरा बदलवाया? किसके घर में है वह? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे कमरे का गेट धीरे से खुलता है और एक लड़का अंदर आता है। उसे लड़के को देखा सनम उठकर खड़ी हो जाती है। वह लड़का सनम के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, कैसी है मेरी गुड़िया? सनम हैरानी से इस लड़के को देख रही थी जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं मिली थी और वह सनम से इतने प्यार से बात कर रहा था। ये देखा सनम की आंखें नम हो जाती है। वही वह लड़का जल्दी से सनम के पास आता है और उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? मेरी गुड़िया क्यों रो रही है? किसी ने कुछ कहा मेरी बच्ची से? वही वह लड़की रोते हुए उससे लड़के को अपने गले लगा लेती है। उसे इस लड़के के पास बहुत से फूल हो रहा था, एक अपनापन लग रहा था, इसीलिए सनम खुद को रोक नहीं पाती और उसे लड़के के सीने से लाख रोने लगती है। थोड़ी देर बाद वहां दो लड़के और आते हैं और उसे लड़की को रोते देखा वह दोनों लड़के पैनिक करने लगते हैं। सनम को समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग कौन है। तभी उनमें से एक लड़का सनम के सर पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ सनम, क्यों रो रही हो बेटा? वही सनम उसे लड़के के मुंह से अपना नाम सुन हैरान रह जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। तभी वह लड़का सनम से कहता है, अच्छा चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम सात्विक से बात करेंगे, वह हमारी बहन के साथ ऐसे कैसे कर सकता है?
जब सनम को कुछ समझ नहीं आता तो वह वॉशरूम में जाकर नहा धोकर तैयार होकर बाहर आती है। आज सबको सनम का व्यवहार अजीब लग रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों है। क्या सात्विक ने जो व्यवहार सनम के साथ किया था उससे वह इतना हट हो गई थी कि वह किसी से बात ही नहीं करना चाहती थी। यही सोचते हुए तीनों सनम के पीछे आ रहे थे। अचानक से सनम का पर उसकी ड्रेस में फंसता है और वह सीढ़ियों से लड़ते हुए नीचे आती है। सनम को गिरता देख वह तीनों लड़के जोर से चिल्लाते हैं और नीचे की तरफ भागने लगते हैं। वही डाइनिंग टेबल पर बैठा पूरा परिवार एक झटके में उठकर सनम के पास आ जाता है, लेकिन सनम तब तक बेहोश हो चुकी थी। उन तीनों में से एक लड़का जल्दी से सनम को अपनी बाहों में उठा पहाड़ की तरफ भागता है और उसे बाहर की तरफ भागते देखा बाकी सभी उसके पीछे जाते हैं। आधे घंटे बाद सब लोग अस्पताल में थे। सनम को एडमिट कर लिया गया था और उसका इलाज चल रहा था। सनम का इलाज करने के बाद डॉक्टर पूरी मल्होत्रा फैमिली के पास आते हैं और कहते हैं, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आपकी बेटी के सर में चोट बहुत गहरी लगी है। अब उनके होश में आने के बाद पता चलेगा। बस तुम मुझे पूरे चांस लग रहे हैं कि आपकी बेटी की मेमोरी लॉस हो सकती है। जैसे ही सब लोग ये सुनते हैं सब सख्ते में आ जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। सुबह से शाम हो गई थी लेकिन सनम को होश नहीं आया था। वही पूरी फैमिली परेशान सी यहाँ बाहर चक्कर काट रही थी। वही शाम के पास बैठा उसका एक भाई उसके सर पर हाथ रख रहा था। धीरे धीरे सनम की आंख खुलती है, वह चारों तरफ हैरानी से देती है और जैसे ही वह लड़का सनम के सर पर हाथ रखकर कहता है, अब कैसी है मेरी गुड़िया। सनम अजीब तरीके से उसे लड़के को देखकर कहती है, मैं आपको नहीं जानती, कौन हूँ आप। जैसी वह लड़का ये सुनता है उसके हाथ सनम के सर पर से हट जाता है और वह हैरानी से सनम के चेहरे को देखा है। सनम उसे लड़के को देखकर कहती है, देखिए मैं आपको नहीं जानती और यह सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं वह लड़का चुपचाप सनम की सारी बातें सुनता है, फिर उसे कमरे से बाहर आ जाता है। पूरा परिवार उसे लड़के की तरफ देखा है। तभी एक बुजुर्ग आदमी उसे लड़के के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, समीर बताया क्या हुआ है हमारी गुड़िया को। समीर मल्होत्रा खानदान का बड़ा बेटा और सनम का सबसे बड़ा भाई अपने दादाजी जयवर्धन मल्होत्रा की तरफ देखकर कहता है, हमारी गुड़िया सब कुछ भूल गई है दादाजी, उसे कुछ भी याद नहीं, उसे अपना भाई याद नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो गया। वही सब लोग सकते में आ चुके थे, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था किंतु दोनों में क्या से क्या हो गया उनकी बेटी के साथ। सनम कमरे के अंदर अकेली बैठी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है उसकी जिंदगी के साथ और वह कहाँ है। तभी उसे कमरे में एक सफेद रोशनी होती है और उसके आसपास फैलने लगती है। सनम बहुत डर चुकी थी लेकिन वह सफेद रोशनी सनम की तरफ देखकर कहती है, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने आई हूँ। जैसे ही सनम को सफेद रोशनी की बात सुनती है वह अपने धड़कते दिल के साथ उसे रोशनी की तरफ देखकर कहती है, क्या बताने आए हैं। वह रोशनी रहती है, तुम अब अपनी दुनिया में नहीं हो, तुम एक नवल की दुनिया में आ गई हो। जिस वक्त तुम्हारी मौत हुई इस वक्त इस कहानी की जो मैं किरदार था उसकी भी मौत हो गई, लेकिन वह किरदार हीरोइन का नहीं बल्कि विलन का था और तुम्हारी सोल उसके अंदर आ गई और उसकी सोल हमेशा के लिए इस दुनिया से आजाद हो गई। जैसे सनम ये सुनती है वह हैरान रह जाती है। वह कहती है, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं है। वह सफेद रोशनी उसे और बहुत कुछ बताती है और उसके बाद वहां से गायब हो जाती है। अब सनम को समझ आता है कि वह कहाँ है। उसे ये दुनिया अपनी दुनिया जैसी ही लग रही थी लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसीलिए वह फैसला करती है कि वह सबके सामने ऐसे दिखाएंगे जैसे उसे कुछ भी याद नहीं। और यह सच भी था, उसे इस सनम के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ये सनम कैसी थी, क्या थी, इसका किसके साथ क्या रिश्ता था, ये पूरी तरीके से इस सनम को नहीं पता था। और सबसे अच्छी बात थी उसके लिए अभी कुछ पल ही बीते होंगे कि पूरी मल्होत्रा फैमिली अंदर आ जाती है। सनम उन सबको अजीब तरीके से देखती है तो सबके दिल में एक चुभन होती है कि उनकी बेटी उन्हें अजनबियों की तरह देख रही है। तभी दादाजी और दादी माँ आगे आता है और सनम के सर पर हाथ रखकर कहती है, हमें माफ कर दो बेटा, तुम हमारे घर की इकलौती बेटी हो, फिर भी हम तुम्हारा ध्यान नहीं रख पाए। सनम दादा दादी का हाथ पकड़कर कहती है, पहले ही मुझे कुछ भी याद नहीं, लेकिन आप सबको देखकर मुझे लगता है जैसे आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो चलिए ना एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई सनम के साथ, क्योंकि यह सनम एक कोरा कागज है। दादी माँ, आप इस पूरे कागज पर जो भी लिखोगी, जैसा भी लिखोगी, यह सनम वैसे ही बन जाएगी। सनम कितनी प्यारी बातें सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि सनम अपनी याददाश्त खो चुकी है। एक तरह से यह उनके लिए एक वरदान था क्योंकि बेटी अब उनके पास थी, वरना कल जो भी हुआ था उसके बाद तूने ऐसा लगा था जैसे उनकी बेटी हमेशा के लिए उनसे दूर हो गई। खोडिया उन्होंने अपनी बेटी को। आइए जानते हैं मल्होत्रा फैमिली के बारे में।
जयवर्धन मल्होत्रा मल्होत्रा फैमिली के सिर और सनम के दादाजी और पूरी मल्होत्रा कॉर्पोरेशन के एमडी। सरिता जयवर्धन मल्होत्रा सनम की दादी माँ और एक हाउसवाइफ, और इस घर में वह सबसे ज्यादा सनम से प्यार करती है क्योंकि सनम 7 पीढ़ियों के बाद उनके खानदान में पैदा होने वाली इकलौती बेटी थी। हर्षवर्धन मल्होत्रा सनम के पापा और मल्होत्रा अंपार के सीईओ, लेकिन 1 महीने पहले उन्होंने अपनी यह पोस्ट अपने बड़े बेटे समीर मल्होत्रा को दे दी थी और खुद रिटायरमेंट एंजॉय कर रहे हैं। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार हमारी सनम से करते हैं। सनम की अच्छी बुरी हर एक जीत को हमेशा पूरी करते हैं। रागिनी हर्षवर्धन मल्होत्रा सनम की मां, ये पैसे से एक प्रोफेसर है। उनकी पूरी दुनिया उनके बच्चों के इर्द रहती है। ये अपने चारों बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती है और उनकी एक कमजोरी है, वह है उनकी बेटी सनम। समीर मल्होत्रा सनम के बड़े भाई और मल्होत्रा अंपार के सीईओ, और उनकी एक ही कमजोरी है, उनकी बहन सनम। अर्जुन मल्होत्रा सनम के दूसरा भाई और यह सनम से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। अगर उनकी बहन को कोई ऊंची आवाज में कुछ बोल भी देता है ना, तो दूसरे दिन का सवेरा वह इंसान देखा नहीं है। अक्षय मल्होत्रा सनम का छोटा भाई। सनम और अक्षय दोनों ही जुड़वा है, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। जहां अक्षय बिल्कुल शांत रहता है, वही सनम तूफान है, तूफान। लेकिन अक्षय की भी एक ही कमजोरी है, वह है उसकी बहन। वह अपनी बहन के लिए अपनी जान दे भी सकता है और किसी की जान ले भी सकता है। सात्विक शर्मा अक्षय का दोस्त और एक मिडिल क्लास फैमिली का बेटा है। एक बार अक्षय सात्विक को अपने घर लाया था, तभी से सनम पागल हो गई थी सात्विक के पीछे। और सात्विक ने 2 दिन पहले अपनी बेस्ट फ्रेंड कामना से सगाई कर ली थी। उसे दिन सनम ने बहुत हंगामा किया था, लेकिन सात्विक ने उसे सबके सामने बहुत जलील किया। और उसके बाद हम पूरा मल्होत्रा परिवार सात्विक से अपना सारा रिश्ता खत्म कर हमेशा हमेशा के लिए सनम को लेकर वहां से आ गए थे। सात्विक को हमेशा लगता था सनम एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की है, जो चाहती है वह प्रकार रहती है। इसीलिए सात्विक ने कामना से सगाई की थी, क्योंकि वह चाहता था सनम उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन जब सनम वहां से रोकर आई तो सात्विक के दिल में कुछ टूटा सा महसूस हुआ, लेकिन सात्विक ने इस बात पर गौर नहीं किया। सनम मल्होत्रा पूरे मल्होत्रा परिवार की जान, अपने फैमिली के साथ साथ अपने दोस्तों की भी जान। लेकिन उसके अंदर जीत और घमंड बहुत था, जिसके चलते वह सबकी नजरों में एक बुरी लड़की हो गई थी। वरना वह दिल की बुरी नहीं थी, उसे हमेशा से सबकी अटेंशन और प्यार पाने की आदत थी। लेकिन जब सात्विक ने उसे रिजेक्ट किया तो यह चीज सनम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसकी छवि एक बुरी लड़की की बन गई। चत्री रीबॉर्न इन रिवेंज। सात्विक को हमेशा लगता था सनम एक बिगड़ी हुई अमीर लड़की है, जो चाहती है वह प्रकार रहती है। इसीलिए सात्विक ने कामना से सगाई की थी, क्योंकि वह चाहता था सनम उसका पीछा छोड़ दे। लेकिन जब सनम वहां से रोकर आई तो सात्विक के दिल में कुछ टूटा सा महसूस हुआ, लेकिन सात्विक ने इस बात पर गौर नहीं किया। सनम मल्होत्रा पूरे मल्होत्रा परिवार की जान, अपने फैमिली के साथ साथ अपने दोस्तों की भी जान। लेकिन उसके अंदर जीत और घमंड बहुत था, जिसके चलते वह सबकी नजरों में एक बुरी लड़की हो गई थी। वरना वह दिल की बुरी नहीं थी, उसे हमेशा से सबकी अटेंशन और प्यार पाने की आदत थी। लेकिन जब सात्विक ने उसे रिजेक्ट किया तो यह चीज सनम बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसकी छवि एक बुरी लड़की की बन गई। सनम को इन लोगों का प्यार और अपनापन बहुत अच्छा लग रहा था, इसीलिए वह शांत रहती है। तभी सनम का भाई आगे आता है और कहता है, मैं सनम के डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा कर लाता हूं, तब तक शर्म को तैयार कर दीजिए दादा दादी। और सनम के मम्मी पापा हाँ बोल देते हैं। दादा दादी तो वार्ड से बाहर चले गए थे और साथ में सनम के पापा भी, लेकिन सनम की माँ अभी भी सनम के पास मौजूद थी और उन्हें एक ड्रेस देकर कहती है, आप जो ये ड्रेस चेंज करके आओ। रागिनी जी सनम को सहारा देकर वॉशरूम में लेकर जाती हैं और सनम की ड्रेस चेंज करने में उसकी मदद करती हैं। तब तक घर के बाकी मेंबर भी अस्पताल से जा चुके थे, क्योंकि सबको सनम की वेलकम की तैयारी करनी थी। वही अक्षय, अर्जुन और समीर हॉस्पिटल के बाहर अपनी गाड़ी के पास खड़े थे। समीर अक्षय की तरफ देखकर कहता है, भाई मैं नहीं चाहता सनम को दोबारा उसे सात्विक का चेहरा भी देखने को मिले। आप ऐसा कीजिए कि सात्विक खुद व खुद ये शहर और ये देश छोड़कर चला जाए, क्योंकि मैं मेरी बहन को अब कोई भी दुख दर्द नहीं दे सकता। अर्जुन, समीर और अक्षय अपनी सारी बातें क्लियर करके वहां से अंदर वार्ड की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वह दोनों कमरे में पहुंचते हैं, देखते हैं सनम पूरी तरीके से तैयार थी। समित आगे बढ़ता है और सनम को अपनी बाहों में उठा लेता है। सनम को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। पिछली जिंदगी में कभी उसे किसी का प्यार अपनापन नहीं मिला था और इस जिंदगी में उसे सब कुछ भर भर के मिल रहा था और वह भगवान का शुक्रिया अदा भी कर रही थी। वहीं अक्षय और अर्जुन मुंह बना लेते हैं और वह दोनों ही समीर के पास आकर
कहते हैं हम सनम को गोदी उठाने वाले थे, आपने क्यों उठाया, आप उसे नीचे उतरो, हम लेकर जाएंगे। उन तीनों को बच्चों की तरह लड़ते हुए देखकर हर्षवर्धन जी आगे आते हैं और समीर के हाथों से सनम को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल से बाहर निकल जाते हैं और तीनों भाई मुंह खोल हर्षवर्धन जी को देखते ही रह गए थे। समीर गुस्से में अक्षय और अर्जुन को देखकर कहता है तुम्हारी वजह से मेरी गुड़िया मुझसे दूर चली गई और पापा को मौका मिल गया हमारी गुड़िया को हमसे दूर करने का। वह दोनों भी समीर की बात से एग्री कर जाते हैं क्योंकि घर के सारे मर्द सनम को लेकर बहुत पॉजिटिव थे, चाहे दादरी हूँ, चाहे हर्षवर्धन जी, चाहे तीनों भाई। रागिनी जी अपने बेटों की यह खट्टी मीठी तकरार देखकर मुस्कुरा रही थी, वरना जब से सात्विक इन सब की जिंदगी में आया था उनकी बेटी और उनके बेटे आपस में एक दूसरे के दुश्मन से बन गए थे और सनम की याददाश्त जाते ही सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। वह सात्विक को पूरी तरीके से भूल चुकी थी और अब वह कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी कि उनके परिवार में दरार आए। थोड़ी ही देर में सब लोग मल्होत्रा मैंशन पहुंच जाते हैं जिसे फूलों से सजाया हुआ था। सनम हैरानी से उसे घर को देख रही थी, फिर उसे अपने पापा की आवाज सुनाई देती है, आओ बाहर। जैसे ही सनम बाहर कदम रखने वाली होती है उससे पहले ही हर्षवर्धन जी उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। तीनों भाई फिर से पर पटकते रह गए थे क्योंकि हर्षवर्धन जी ने उन्हें मौका ही नहीं दिया था सनम को उठाने का। वही रागिनी जी मुस्कुराते हुए अंदर आ रही थी। हर्षवर्धन जी जैसे ही सनम को सोफे पर बिठाते हैं तभी कोई अचानक से आकर सनम को अपनी बाहों में उठा अपनी गोदी में उठकर बैठ जाता है। हर्षवर्धन जी जब सामने देखते हैं तो अपने छोटे भाई अनुज को देखकर उनका मुंह बन जाता है क्योंकि हर्षवर्धन जी और अनुज वर्धन में हमेशा ही सनम को लेकर झगड़ा रहता था। अनुज अपनी फैमिली के साथ पिछले 2 साल से लंदन में था किसी काम के सिलसिले में और आज सुबह ही वह वापस आया और वापस आते ही उसे सनम के बारे में सब कुछ पता चल गया था। वह बहुत परेशान थे कि उनके ना रहने पर उनकी गुड़िया के साथ इतना सब कुछ हो गया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सनम अपनी याददाश्त खो चुकी है तो उन्हें एक तरह से दुख भी हुआ और एक तरीके से खुशी भी हुई। अनुज जी को वापस आया देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। समीर अक्षय अर्जुन आगे जाकर अनुज जी के पैर छूते हैं। अनुज जी सनम को अपनी बाहों में उठाकर ही दादा दादी और हर्षवर्धन रागिनी जी के पैर छूते हैं। तभी रागिनी जी अनुज जी की तरफ देखकर कहती हैं तुम अकेले आए हो, पायल नहीं आई। तभी किचन से एक मीठी सी आवाज आती है, ऐसा हो सकता है दीदी के इंडिया ना हो और पायल ना आए, मैं तो अपनी गुड़िया के लिए नाश्ता बना रही थी किचन में। वही रागिनी जी नाम है अपनी गर्दन हिला देती है क्योंकि वह जानती थी पायल जी और अनुज जी के आने के बाद उन लोगों को बहुत कम ही वक्त मिलने वाला था सनम के साथ। अर्जुन अक्षय और समीर अनुज जी के आसपास आकर बैठ जाते हैं और अनुज जी को रिक्वेस्ट भरी नजरों से देखने लगते हैं। वही हर्षवर्धन की रागिनी जी दादा दादी अलग सोफे पर बैठ गए थे। वहीं पायल जी एक चेयर खिसकाकर आगे बैठ जाती हैं और अपने हाथों में पड़े हुए सूप को लेकर धीरे धीरे सनम को पिलाने लगती है। ये देखकर सनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही सनम की आंखों में आंसू देख पूरा परिवार परेशान हो जाता है और चिंता भरी आवाज में सनम से पूछने लगता है कि उसे कहीं दर्द हो रहा है, कुछ हुआ है, डॉक्टर के पास चले, हॉस्पिटल चले। सनम अपने आंसू साफ करके कहती है मुझे कुछ याद तो नहीं, लेकिन आप सब लोगों का प्यार देखकर मुझे लगता है कि मैं बहुत खुश नसीब थी जो मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। मैं तो भगवान से दुआ करूंगी कि अगर मैं अपनी जिंदगी में कभी कोई गलती की हो या पहले में कोई गलत काम करती थी तो मुझे कभी भी मेरी बातें याद ना आए। सनम की बात सुनकर पूरे परिवार की आंखें नम हो जाती हैं। तभी बाहर से एक बटलर आकर कहता है कि बाहर सात्विक शर्मा आया है अपनी मंगेतर के साथ। सब लोग हैरान रह जाते हैं लेकिन वह सनम के सामने सात्विक का कोई जिक्र नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह उन्हें अंदर आने के लिए बोल देते हैं। अनुज जी सनम को अपने बगल में बिठाकर उसे सूप पिलाने लगते हैं। सात्विक जैसे ही अंदर आता है उसकी नजरें सामने सोफे पर बैठी सनम पर जाती है जिसके सर में पट्टी बंधी हुई थी और हाथ और पैरों में भी। सात्विक के दिल में एक दर्द होता है लेकिन वह इस बात को इग्नोर करके समीर से कहता है तुमने मेरी कंपनी क्यों बंद करवाए और मेरा घर भी तुमने खरीद लिया, तुम साबित क्या करना चाहते हो? समीर मैं तुम्हारी बहन को रिजेक्ट करके अपनी पसंद की लड़की से एंगेजमेंट की, इसलिए तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो। वह समीर को और भी बहुत कुछ बोलता है लेकिन समीर चुप था क्योंकि वह अपनी बहन को किसी गिल्ट में नहीं डालना चाहता था। तभी सात्विक के कानों में एक गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है। जब सात्विक सामने देखा है तो अपने सामने गुस्से में भारी सनम को देखकर को हैरान रह जाता है। सनम धीरे धीरे चलकर सात्विक के सामने आती है और कहती है मुझे ये तो नहीं पता कि मैं अपने पास्ट में क्या गलतियां की थी, लेकिन अगर यह सब कुछ मुझसे जुड़ा हुआ है ना मिस्टर, तो शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैं तुम्हें जानती थी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से इस तरीके से बात करने की।
सात्विक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की हमेशा उसके आगे पीछे घूमती थी वह कितना भी उसे बेइज्जत करे जलील करे वह कभी कुछ नहीं कहती थी, आज वह अचानक से इतना कैसे बदल गई। वहीं समीर, अक्षय और अर्जुन की आंखों में नमी आ जाती है क्योंकि उन्हें बचपन वाली सनम नजर आ रही थी जो किसी को भी अपने भाइयों से कुछ नहीं बोलने देती थी। सनम गुस्से में सात्विक और उसे लड़की के पास आकर खड़ी होती है और कहती है, मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की, और दूसरी बात, मेरे घर में आए तो मेहमान बनकर आते, मेरे भाई से इस तरीके की बात करने की हिम्मत भी नहीं करते। मेरा भाई इसलिए चुप है कि शायद पेस्ट में मैंने कोई गलती की होगी इसलिए पढ़ना, मेरा भाई तुम जैसे इंसान को अपने मुंह बिना लगता। सनम कितनी कड़वी बातें सुनकर सात्विक के दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन ये सब कुछ तो उसका ही बोया हुआ था तो काटना भी उससे ही था। सनम समीर की तरफ देखकर कहती है, भाई यह इंसान कौन है और आपसे इस तरीके से बात क्यों कर रहा है और आप इसे कोई जवाब क्यों नहीं दे रहे। रीबर्थ इन रिवेंज चैप्टर 4। सात्विक को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़की हमेशा उसके आगे पीछे घूमती थी वह कितना भी उसे बेइज्जत करे जलील करे वह कभी कुछ नहीं कहती थी, आज वह अचानक से इतना कैसे बदल गई। वहीं समीर, अक्षय और अर्जुन की आंखों में नमी आ जाती है क्योंकि उन्हें बचपन वाली सनम नजर आ रही थी जो किसी को भी अपने भाइयों से कुछ नहीं बोलने देती थी। सनम गुस्से में सात्विक और उस लड़की के पास आकर खड़ी होती है और कहती है, मेरे घर में कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की, और दूसरी बात, मेरे घर में आए तो मेहमान बनकर आते, मेरे भाई से इस तरीके की बात करने की हिम्मत भी नहीं करते। मेरा भाई इसलिए चुप है कि शायद पास्ट में मैंने कोई गलती की होगी इसलिए, वरना मेरा भाई तुम जैसे इंसान को अपने मुंह बिना लगाता। सनम कितनी कड़वी बातें सुनकर सात्विक के दिल में दर्द हो रहा था, लेकिन ये सब कुछ तो उसका ही बोया हुआ था तो काटना भी उसे ही था। सात्विक गुस्से में सनम की तरफ देखकर कहता है, तुम ये सब बातें इसलिए बोल रही हो ना क्योंकि मैं तुम्हें रिजेक्ट करके किसी और को पसंद किया इसलिए तुम बदल लेना चाहती हो मुझसे और मेरी नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो ना, लेकिन तुम्हारे ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। सात्विक की बातें सुनकर सनम जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे दिमाग का एक स्कूल ढीला है इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो कि खुश प्रेमी में जी रहे हो। मिस्टर में सनम मल्होत्रा तुम जैसे इंसान से प्यार और शादी करेगा तुम्हारी औकात है मेरे बराबर खड़े होने की, तो जो मैं तुमसे शादी करूंगी तुम्हें क्या लगता है। और हाँ, पेस्ट में मैंने जो भी किया वह मेरा बचपन, मेरी नादानी थी क्योंकि शायद मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी, लेकिन फिर मुझे अकल आ गई कि मैं तुम जैसे इंसान के पीछे अपनी लाइफ स्पॉइल नहीं कर सकती। और हाँ, आज के बाद मेरे भाई से इस लैंग्वेज में बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना मेरा भाई तुम्हारे साथ कुछ करे ना करे लेकिन मैं तुम्हें जान से मार दूंगी और मुझे अफसोस भी नहीं होगा तो मैं जान से करने का। और हाँ, मैं तुमसे शादी सिर्फ इसलिए करना चाहती थी क्योंकि मुझे लगता था उसे रात मेरी इज्जत और मेरी जान बचाने वाले तुम थे, लेकिन मुझे आज ही पता चला कि उसे दिन ना ही तुमने मेरी जान बचाई थी ना ही मेरी इज्जत, वह बचाने वाला कोई और था, इसीलिए अब इसको फैमिली में मत रहना कि सनम मल्होत्रा तुम जैसे दो कौड़ी के इंसान से शादी करेगी। सात्विक हैरानी से सनम के चेहरे को देख रहा था, उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि 2 दिन पहले तक ये लड़की उसके प्यार में पागल थी और आज उसे इस तरह से बात कर रही है। और फिर सनम 2 कदम आगे जाकर उन दोनों के पास खड़ी होती है और कहती है, जानते हो तुम दोनों की जोड़ी मेड फॉर ईच अदर, दोनों ही भिखारी हो तो एक दूसरे को तो पूरा कर ही दोगे ना, लेकिन सुनो, मल्होत्रा के लिए कोई ऐसा आएगा जो उसकी टक्कर का और उसकी हैसियत का होगा, तुम जैसे नहीं। और हाँ, आज के बाद मेरे घर आने की कोशिश भी मत करना वरना धक्के मारकर इस शहर से क्या इस दुनिया से ही विदा कर दूंगी, क्योंकि आज तक असली सनम मल्होत्रा को तुम जानते नहीं हो। और हाँ, तुम्हारी वजह से आज तक मैंने अपने भाइयों को बहुत दुख दिया है, लेकिन आप नहीं तो निकलो यहाँ से, गेट आउट। सनम सात्विक को बातें सुनकर फिर वापस जाकर अनुज जी के पास बैठ जाती है और अनुज जी तो आंखें फाड़े सनम को देख रहे थे। बचपन से लेकर आज तक उन्होंने सनम का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था, वह हमेशा सबके सामने दरी दरी दबी दबी से रहती थी, लेकिन आज की सनम तो फुल ऑन मोड में थी, जिसे देखकर एक बार फिर अनुज जी और हर्षवर्धन जी और पजेसिव हो जाते हैं अपनी बेटी के लिए। समीर, अर्जुन और अक्षय सात्विक के पास आते हैं और कहते हैं, अब यहाँ से जाने का क्या लोगे, आज तक हम तुम्हें सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करते द, तुमसे दोस्ती इसलिए की थी, तुम्हारे बिजनेस में हेल्प भी इसलिए कर रहे द कि हमें लगता था कि तुमने हमारी बहन की इज्जत और उसकी जान दोनों बचाई है, लेकिन जब तुमने यह सब कुछ किया है नहीं है तो फिर हम तुम्हें यह सब इसलिए आज के बाद यहाँ नहीं आना। सात्विक अपने पैर
पटकते हुए तुरंत ही मल्होत्रा मेंशन से बाहर चला जाता है। उसके पीछे पीछे समीर भी चली जाती है। समीर सात्विक का हाथ पकड़कर कहती है, तुमने तो बोला था ये बिजनेस तुम्हारा है, इसीलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुई थी। एक जब तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो मैं भी तुमसे शादी नहीं कर सकती। एक भिखारी से कौन ही शादी करेगा। और एंगेजमेंट रिंग उतार कर सात्विक के हाथ पैर रखकर चली जाती है। वहीं अपने गेट पर खड़े तीनों भाई ये सीन देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक प्राउड भारी स्माइल आ जाती है। अक्षय सनम के पास आकर कहता है, बेटा जब तुम्हें कुछ याद नहीं तो तुम्हें ये सारी बातें कैसे याद है। सनम अपना फोन अक्षय के आगे कर देती है जिसमें एक डायरी ओपन थी जिसमें सात्विक और सात्विक से जुड़ी सारी चीज लिखी हुई थी। यह सब पढ़कर अक्षय हैरान रह जाता है। उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी बहन फोन में दिन भर इसीलिए लगी रहती थी क्योंकि वह उसमें डायरी लिखती थी, अपने मन की बातें लिखती थी। इसीलिए अब सब लोग शांत हो जाते हैं, वरना सबको लगा था कि सनम नाटक कर रही है मेमोरी जाने का। वहीं सनम भी खुद के दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस लेती है, वरना आज तो उसका खेल खत्म ही होने वाला था। सनम पायल जी की तरफ देखकर कहती है, छोटी मानस मैं आपके साथ सोऊंगी और छोटे पापा आपके साथ भी। तभी पीछे से दो बच्चे जाकर कहते हैं, ये तो गलत बात है ना सनम, आज हम सारे भाई बहन एक साथ सोने वाले थे और तुमने मम्मी पापा के साथ सोने का फैसला कर लिया। सनम सबकी तरफ देखकर कहती है, तो ऐसा करते हैं, आज हम सब लोग एक साथ यही हाल में सोते हैं, तो गड्ढे बढ़ा लेंगे तो किसी को भी मुझसे दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सनम का आइडिया सबको पसंद आता है और सब तैयारी में लग जाते हैं। समीर बार बार किसी का कॉल कट कर रहा था। ये देखकर सनम के चेहरे पर कुछ भाव आकर चले जाते हैं क्योंकि इस सनम को उसे समय सनम की सारी बातें याद आ चुकी थी सात्विक को देखने के बाद, इसीलिए वह सबके बारे में सब कुछ जानती थी और सनम समझ जाती है समीर किसका कॉल कट कर रहा है। समीर अपना फोन टेबल पर रखकर गड्ढे बचाने में अक्षय और अर्जुन की मदद करने लगता है। तो जल्दी से सनम समीर का फोन उठाकर कॉल अटेंड कर लेती है तो दूसरी तरफ से एक लड़की की प्यारी सी आवाज आती है, कहाँ हो आप समीर, मैं कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आप मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं। मैं जानती हूँ समीर सनम मुझे पसंद नहीं करती, इसीलिए सनम ने मुझे घर आने से मना कर दिया है। पर समीर आप भी समझने की कोशिश कीजिए ना, हमारी शादी हो चुकी है, मैं कब तक अपने घर में रहूंगी। सब लोग बातें बनाने लगे हैं, मम्मी पापा की भी इंसल्ट हो रही है। समीर आप घर में सबसे बात करो ना और ले जाए ना मुझे यहाँ से। अगर सनम को मैं पसंद नहीं हूँ तो कोई बात नहीं है, मैं उसके सामने नहीं आया करूंगी, मैं उसका कोई काम नहीं किया करूंगी, लेकिन मुझे ले जाए ना यहाँ से। सनम चुपचाप सामने वाले की सारी बातें सुन रही थी, फिर वह कॉल कट करके अपने भाई की तरफ देखती है जिसके चेहरे पर कुछ परेशानी झलक रही थी। सनम समझ जाती है कि समीर सनम और अपनी बीवी में से किसी एक को चुनने की कोशिश कर रहा था। सनम सबकी तरफ देखकर कहती है, तो अब सब काम हो गए हैं तो सब लोग अपने अपने कमरे में जाए, फ्रेश होकर आई हैं, मैं तब तक गार्डन में जाती हूँ। सनम गार्डन की तरफ चली जाती है और बाहर आकर ड्राइवर से कहती है, क्या आप समीर भाई की वाइफ का घर जानते हैं। सारे बॉडीगार्ड्स हैरानी से सनम की तरफ देखते हैं लेकिन फिर खुद का सर नीचे झुकाकर कहते हैं, जी मैडम हम जानते हैं, तो मुझे लेकर चलो वहाँ। सनम जल्दी से गाड़ी में बैठकर उसे घर की तरफ निकल जाती है। महिमा समीर मल्होत्रा समीर की वाइफ। सनम को महिमा कभी पसंद नहीं थी, समीर और महिमा की लव मैरिज हुई थी। समीर बहुत प्यार करता था महिमा से। महिमा एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी लेकिन सनम को कभी भी महिमा पसंद नहीं थी, इसलिए महिमा बहुत कम सनम के आगे आती थी। लेकिन जब भी आती थी सनम हमेशा उसकी बेइज्जती करती थी, उनसे इंसल्ट करती थी। इसलिए एक दिन समीर महिमा को उसके घर छोड़ आया था। उसे दिन के बाद महिमा कभी भी मल्होत्रा मेंशन नहीं आई थी और इस बात को 6 महीने बीत चुके थे। इन 6 महीना में महिमा बहुत कुछ सुना था लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। कभी कभी सनम की नजरों से बचकर समीर महिमा से मिलाया करता था, महिमा का पूरा खर्चा उठता था लेकिन उसे कभी अपने घर नहीं लाता था क्योंकि वह अपनी बहन को दर्द में नहीं देख सकता था। लेकिन अब उसने फैसला कर लिया था कि वह महिमा को तलाक देकर हमेशा के लिए सनम की खुशी चुन लेगा। लेकिन इस फैसले से सबसे ज्यादा दर्द अगर किसी को हो रहा था तो वह समीर ही था। महिमा तो आज भी उम्मीद में थी कि एक दिन समीर आएगा और उसे वापस ले जाएगा। किसी दिन तो शबनम समझेगी समीर की खुशी को, किसी दिन से पता चलेगा कि समीर महिमा के बिना अधूरा है। लेकिन ऐसे ही सोचते सोचते 6 महीने बीत गए थे लेकिन कुछ भी नहीं बदला था।
सनम की गाड़ी एक कॉलोनी के बाहर आकर रुकती है। सनम उसे कॉलोनी को देख रही थी जहां मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहते थे। इस वक्त शाम का टाइम था, इसीलिए सब लोग अपने अपने घर के बाहर बैठे हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वही ड्राइवर सनम से कहता है, यहाँ से आगे पैदल ही जाना पड़ेगा, गाड़ी नहीं जाएगी। सनम ओके बोलकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है और आगे की तरफ चलने लगती है। पूरा कॉलोनी सनम को देख रहा था। तभी एक बच्चा सनम को देखकर कहता है, अरे ये तो महिमा दीदी की ननंद है, जाकर दीदी को बताना पड़ेगा। वह बच्चा भागकर महिमा के घर जाता है और महिमा को बताता है कि आपकी नंद आ रही है। ये सुनकर महिमा डर जाती है। महिमा बार बार समीर को कॉल कर रही थी, लेकिन समीर का फोन तो सनम के पास था, तो वह कैसे ही फोन उठाती है। इसीलिए महिमा डरी सेमी नजरों से बाहर खड़ी हो जाती है। सनम को देखते ही महिमा जल्दी से उसे अंदर ले आती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बाहर पड़ोसी उन लोगों की बातें सुनी और बाद में उसके मम्मी पापा को बेइज्जत करें। इसीलिए सनम महिमा के पास आकर रहती है, भाभी आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी वजह से आपको और भाई को बहुत सफर करना पड़ा है ना। आज के बाद में कभी आपके भाई के बीच आप जल्दी से तैयार हो जाए, मैं आपको लेने आई हूँ। जैसे ही महिमा सनम के मुंह से सारी बातें सुनती है, उसे यकीन ही नहीं होता। उसे लगता है सनम फिर कोई नाटक कर रही है, लेकिन वह सनम से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि समीर ने महिमा को वार्न किया था कि कभी भी और कितनी भी हालातों में वह कभी सनम के खिलाफ नहीं जाएगी। महिमा जल्दी से तैयार होकर सनम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। महिमा के मम्मी पापा बहुत खुश थे कि चलो उनकी बेटी अपने ससुराल जा रही है। जैसे ही महिमा सनम के साथ बाहर आती है, पूरी कॉलोनी वाले महिमा से पूछते हैं कि वह अपने ससुराल जा रही है, तो सनम सबकी तरफ देखकर कहती है, हाँ मेरी भाभी अपने ससुराल जा रही है और आप वह यहाँ कभी कभी भाई के साथ आया करेंगे। और महिमा को लेकर वापस मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल जाती है। वहीं महिमा तो अभी भी डरी हुई थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर सनम अचानक से इतना कैसे बदल गई, क्योंकि सनम के एक्सीडेंट के बाद महिमा की कोई भी बात समीर से नहीं हुई थी। इसीलिए महिमा को नहीं पता था कि सनम की याददाश्त जा चुकी है। समीर जैसे ही हाल में आता है, वह अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, मोम क्या गुड़िया अभी तक बाहर से आई नहीं है, मैं भी देखकर आता हूँ। जैसे ही समीर गेट की तरफ बढ़ता है, सामने से आई हुई महिमा नजर आती है। महिमा को देखकर समीर हैरानी से महिला के पास जाकर कहता है, तुम मुझे बिना बताए, मुझे बिना बात करे या कैसे आ सकते हैं? मैंने तुमको बोला था ना कि तुम घर मत आना, सनम को ये सब बर्दाश्त नहीं है। तभी पीछे से सनम की आवाज आती है, और कब तक आप मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करते रहोगे भाई? समीर कितनी तेज आवाज सुनकर घर के बाकी मेंबर भी बाहर आ चुके थे। वहीं सभी जैसे ही महिमा के पीछे देखा है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे सच में यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी बहन की याददाश्त चली गई है, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। चैप्टर 5 अभिमन्यु राजावट। समीर जैसे ही हाल में आता है, वह अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, मोम क्या गुड़िया अभी तक बाहर से आई नहीं है? मैं भी देखकर आता हूँ। जैसे ही समीर गेट की तरफ बढ़ता है, सामने से आई हुई महिमा नजर आती है। महिमा को देखकर समीर हैरानी से महिला के पास जाकर कहता है, तुम मुझे बिना बताए, मुझे बिना बात करे या कैसे आ सकते हैं? मैंने तुमको बोला था ना कि तुम घर मत आना, सनम को ये सब बर्दाश्त नहीं है। तभी पीछे से सनम की आवाज आती है, और कब तक आप मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करते रहोगे भाई? समीर कितनी तेज आवाज सुनकर घर के बाकी मेंबर भी बाहर आ चुके थे। वहीं सभी जैसे ही महिमा के पीछे देखा है, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। उसे सच में यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी बहन की याददाश्त चली गई है, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। अल्फायर सनम की आवाज सुनकर समीर पीछे मुड़कर देखता है। समीर सनम को देखकर कहता है, तुम्हें कैसे पता चला महिमा के बारे में? सनम समीर की तरफ देखकर कहती है, आपको क्या लगता है भाई, मैंने जो गलतियां अपने पास्ट में कीजिए, मैं वह गलतियां नहीं दोहराना चाहती। मेरी वजह से अब भाभी को इस घर में नहीं लाना चाहते थे, लेकिन अब तुम्हें खुद भाभी को इस घर में लेकर आए हूँ, और मुझसे ज्यादा इस घर में भाभी का हिस्सा है, और आज के बाद आप या इस घर का कोई भी मेंबर भाभी को इस घर से दूर नहीं कर सकता। अल्फायर समीर सनम को अपने सीने से लगा लेता है। कहीं सनम आरती की थाल लेकर आती है, समीर और महिमा का गृह प्रवेश करवाती है। फिर समीर की तरफ देखकर कहती है, अब सब लोग डिनर कर लो, उसके बाद हम सब लोग साथ में ही सोएंगे, लेकिन आप भाभी के साथ अपने कमरे में जाएंगे। वहीं महिमा सनम का हाथ पकड़कर कहती है, मैं भी आप सबके साथ ही रहूंगी, मैं भी इस परिवार को और आपको बहुत मिस किया है। महिमा की बात सुनकर समीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, तो सब लोग जल्दी से डिनर करके वहां लगेगा पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, चलो बैठकर क्या करते हैं, कोई गेम खेलते हैं।
अक्षय सनम की तरफ देखकर कहता है क्यों न ट्रुथ और डियर खेले। सनम भी हाँ बोल देती है तो सब लोग फूल गहरा बनाकर बैठ जाते हैं और गेम स्टार्ट हो जाता है। तकिया को एक दूसरे को पास कर रहे थे तभी म्यूजिक बंद होता है और तकिया अक्षय के पास रुकती है तो सनम अक्षय की तरफ देखकर कहती है आप तीनों भाइयों से सवाल मैं पूछूंगी और आपको जवाब देने होंगे। वहीं तीनों भाई हाँ बोल देते हैं तभी अक्षय की तरफ देखकर कहती है आप किसी से प्यार करते हो। सनम का सवाल सुनकर अक्षय हैरान रह जाता है और वह सनम की तरफ देखकर कहता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो। सनम अक्षय की तरफ देखकर कहती है अब आपको जवाब देना होगा, आपने ट्रुथ चूज किया था। अक्षय बीच में आकर खड़ा हो जाता है और कहता है हाँ मैं कॉलेज टाइम से एक लड़की से प्यार करता हूँ और वह लड़की भी मुझसे प्यार करती है। मैं फैमिली वालों को बताने ही वाला था पापा, वह आपके दोस्त ब्रिजभूषण अंकल की बेटी तारा है। जैसे ही हर्षवर्धन जी अक्षय की बात सुनते हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहते हैं तुम लोगों को क्या लगता है मेरे बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं, मैं और ब्रिजभूषण ने तो तुम्हारी शादी भी तय करती है, बस तारा के इंडिया आने की देर है और तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। अक्षय जल्दी से अपनी जगह जाकर बैठ जाता है, उसकी शैतान बहन उसका काम बहुत आसान कर दिया था। म्यूजिक स्टार्ट होता है और तकिए को एक दूसरे को पास करने लगते हैं। अक्षय गेम से आउट हो चुका था इसलिए वह दादा दादी के पास बैठा था। वही म्यूजिक बंद होता है और अब की बार तकिया हर्षवर्धन जी के पास आता है तो रागिनी जी हर्षवर्धन जी की तरफ देखकर कहती हैं आप क्या लेंगे, ट्रुथ या डियर। हर्षवर्धन की रागिनी जी की तरफ देखकर कहते हैं ट्रुथ है। रागिनी जी हर्षवर्धन जी की तरफ देखकर कहते हैं आपके वार्डरोब में जो तस्वीर रखी है वह तस्वीर किसकी है। जैसे ही हर्षवर्धन जी सुनते हैं उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वह अपने काले पड़े चेहरे के साथ रागिनी जी को देखने लगते हैं। वहीं रागिनी जी के चेहरे पर इस वक्त कोई भावनाएं नहीं थी, वह एकता हर्षवर्धन जी के जवाब का इंतजार कर रही थी। हर्षवर्धन की रागिनी जी की तरफ देखकर कहते हैं वह फोटो मेरी बड़ी बहन की है, उसने लव मैरिज की थी इसलिए पापा ने उसे सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए थे, इसलिए तुमको इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि उसे दिन के बाद दीदी का जिक्र इस घर में कभी नहीं हुआ था और हम दोनों भाइयों ने भी तुम दोनों से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। जैसे ही रागिनी जी यह सुनती है उनकी आंखों में नमी आ जाती है, वरना जिस दिन से उन्होंने वह तस्वीर देखी थी वह हमेशा हर्षवर्धन जी पर शक करती रहती थी, लेकिन आज उनका सब दूर हो चुका था और उनके दिल में एक सुकून उतर आया था। सनम जैसे ही देखते हैं माहौल थोड़ा अजीब सा हो गया है तो वह जल्दी से कहती है अच्छा चलिए टाइम आप स्टार्ट करते हैं। फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। इस बार हर्षवर्धन जी आउट हो चुके थे। इस बार जब तक ये पास होता है तो इस बार समीर के ऊपर आता है तो सनम समीर के सामने आकर बैठ जाती है और कहती है हाँ तो आपसे सवाल मैं पूछूंगी, बताइए आप क्या सुनेंगे, ट्रुथ या डरे। समीर हंस के कहता है डरे क्योंकि मैं जानता हूँ तुम ट्रुथ में पता नहीं क्या ही पूछ लोगी। सनम समीर की तरफ देखकर कहती है तो ठीक है, आपको हम सब के सामने भाभी को प्रपोज करना होगा। जैसे ही महिमा ये सुनती है उसके गाल लाल हो जाते हैं। वहीं समीर हैरानी से सनम को देखा है। वहीं अक्षय और अर्जुन तो अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। कहीं समीर उठकर खड़ा होता है और महिमा के पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और महिमा का हाथ पकड़कर कहता है मैं जानता हूँ पिछले 6 महीने में मैं तुम्हारे साथ जो बर्ताव किया है वह माफी के काबिल नहीं है, क्योंकि बहन और पत्नी दो अलग चीज होती है और मैं अपनी बहन के लिए अपनी पत्नी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। तुम जानती हो महिमा, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी गुड़िया से करता हूँ और मैं नहीं चाहता था मेरी गुड़िया कभी भी किसी तकलीफ में रहे, इसीलिए वह फैसला किया। आज पूरे परिवार के सामने सबको साक्षी मानकर मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करूंगा, लेकिन अपनी बहन से थोड़ा काम। समीर का ऐसा प्रपोज सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। वह प्रपोज कम माफीनामा ज्यादा लग रहा था। एक बार फिर गेम स्टार्ट होता है और इस बार जब म्यूजिक स्टार्ट होता है तो तक ये बार बार पास हो रहा था, तभी म्यूजिक रुकता है और ताकि आता है अर्जुन के पास तो सनम के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह अर्जुन की तरफ देखकर कहती है तो भाई आपके ऑफिस में जो आपकी पर्सनल असिस्टेंट है उसके साथ आपका क्या रिश्ता है। अर्जुन सनम की बात सुनकर हड़बड़ा जाता है और वह सनम की तरफ देखकर कहता है तुमने मुझे ट्रुथ और डरे तो पूछा ही नहीं, सीधा सवाल तो सनम रहती है, क्योंकि मैं जानती थी आप दोनों ही तरीके से मुझे बचाने की कोशिश करते थे, इसलिए मैं सीधा सवाल पूछा और आपको सीधा सीधा जवाब देना है।
अर्जुन गहरी सांस लेता है और सबकी तरफ देखकर कहता है उसका नाम अक्षरा है और अक्षरा और मेरी शादी 6 महीने पहले हो चुकी है। अक्षरा की शादी उसकी फैमिली वाले कहीं और कर रहे थे और जब मैं उसकी शादी में पहुंचा तो मैंने देखा बारात वापस चली गई थी क्योंकि उन्हें लड़की का किसी और के ऑफिस में काम करना पसंद नहीं आया था। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा था क्योंकि शाम के वक्त नहीं ज्यादातर अक्षरा को उसके घर ड्रॉप करके आता था तो मोहल्ले वालों ने इस बात का इशू बनाकर उसे बेचारी की जिंदगी हराम करती थी, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली और उसे एक अपार्टमेंट देकर वहां रख दिया और वह मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करती है। मैं ये बात आप लोगों को बताना चाहता था लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। सनम सबसे पहले उठकर ताली बजती है और अपने भाई के गले लगाकर कहती है आपने बहुत अच्छा काम किया है भाई, अगर आप उसे वक्त भाभी को ऐसे ही छोड़ते ना तो जरूर मैं आपसे नाराज हो जाती। और हाँ, कल भाभी को घर लेकर आइएगा। पूरा परिवार शौक था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, लेकिन जब वह लोग सनम को नॉर्मल बिहेव करता देखते हैं तो सब समझ जाते हैं कि सनम को पहले से ही शायद सब कुछ पता था या उसकी मेमोरी में जो डायरी थी उसे डायरी में ही सब कुछ लिखा था। ऐसे ही हर किसी के राज सबके सामने आते हैं। लास्ट में बारी आती है सनम की तो तीनों भाई उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हम तीनों ही तुमसे सवाल करेंगे। सनम हैरानी से कहती है एक सवाल करना है, तीन तीन नहीं करने, आप में से कोई एक कर लो, डिसाइड कर लो किसको, मुझे क्या पूछना है। अर्जुन सनम की तरफ देखकर कहता है क्या तुम्हें वाकई में कुछ भी याद नहीं है या तुम सिर्फ ये सब इसलिए कर रही हो कि हम सब लोग परेशान ना हो। सनम अर्जुन के सर पर हाथ रखकर कहती है मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं, आप मैंने जो भी जाना है वह मेरी पर्सनल डायरी से जाना है। अब आप इस बात पर भरोसा करो ना करो कि आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ भाई मुझे कुछ भी याद नहीं। और हाँ, सात्विक से मैं जिस तरह से बात की वह मुझे इसलिए पता चला क्योंकि मैं अपनी पर्सनल डायरी पढ़ी थी और उसमें सात्विक के बारे में बहुत कुछ लिखा था। बस शायद पहले मैं बेवकूफ थी जो समझी नहीं, लेकिन अब मैं बेवकूफ नहीं हूं तो आपसे फिर ना करे भाई, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूंगी कि मेरे परिवार को जरा सी भी तकलीफ हो। सब लोग वहीं गधों पर लेटकर सो जाते हैं। अगली सुबह सब लोग जल्दी उठकर अपने अपने कमरे में चले गए थे, लेकिन सनम अभी भी बाहरी सो रही थी और किसी ने सनम को उठाया नहीं था। घर के नौकर भी इस तरह से काम कर रहे थे कि सनम की नींद में बिल्कुल भी खलल न पड़े, बहुत धीरे धीरे काम कर रहे थे। इस घर के सर्वेंट को भी पुरानी वाली सनम से अच्छी यह वाली सनम लग रही थी क्योंकि यह वाली सनम सबसे बहुत प्यार से बात करती थी, अपने घर के सब लोगों की इज्जत करती थी। वही तीनों भाई सनम के आसपास बैठे इस बात की जानकारी रख रहे थे कि कोई भी जरा सा भी शॉट नहीं करे और सनम की नींद ना खुले। धीरे धीरे सनम की आंखें खुलती है और जब उठकर बैठी है तो अपने पास अपने भाइयों को देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह तीनों कोई बड़ी बड़ी से गले लगाकर गुड मॉर्निंग विश करती है। तभी समीर जल्दी से सनम को अपनी बाहों में उठाकर उसके कमरे की तरफ जाने लगता है। वहीं अक्षय और अर्जुन अपने पैर पटकते रह जाते हैं क्योंकि हर बार समीर बाजी मार लेता था। ऑस्ट्रेलिया, एक 70 मंजिला इमारत के एक ऑफिस में एक लड़का अपनी हेड चेयर पर बैठा था और उसके सामने खड़ा एक लड़का सामने बैठे दूसरे लड़के को कुछ बता रहा था। उसकी बातें सुनकर उसे लड़के के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है और वह कहता है इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब कुछ तो ऐसा हुआ है कि मेरी जान इतना बदल गई। और क्या डॉक्टर से कंफर्म किया सच में उसकी याददाश्त गई है? तो सामने खड़ा लड़का कहता है जी सर जी, सच में ही लेडी बॉस की याददाश्त गई है, उन्हें अपना फैसला कुछ भी याद नहीं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि लेडी बॉस ने सात्विक शर्मा को बेइज्जत करके अपने घर से बाहर निकाल दिया था। ये सब जानकर सामने बैठा लड़का हद से ज्यादा खुश हो जाता है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। तभी उसके सामने खड़ा दूसरा लड़का कहता है सर जी, क्या माताजी इस बारे में जानकर आपको लेडी बॉस से शादी करने से मना तो नहीं कर देंगे? वह लड़का अपनी चेयर पे से उठकर ग्लास बॉल की दीवार के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है तो मैं, क्या लगता है राघव, मैं मेरी जान को ऐसे ही छोड़ दूंगा? तब तक मैं उसके सामने नहीं गया था, तब तक वह किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहती थी। अब जब उसकी जिंदगी में उसे इंसान का कोई वजूद ही नहीं है तो अब तो उसे मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। ये है अभिमन्यु राजावत, हमारी कहानी के हीरो, एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी के इंसान। उनके लिए इनका खून और खानदान बहुत मायने रखता है और जब इन्होंने पहली बार सनम को देखा था सभी से सनम के दीवाने हो गए थे। जब उन्होंने सनम की जानकारी निकलवाई तो इन्हें पता चला सनम सात्विक शर्मा के पीछे पागल है, तो इन्होंने खुद को अंधेरे में रख लिया। लेकिन उनके पास सनम की हर एक छोटी से बड़ी जानकारी मौजूद रहती थी। सनम के एक्सीडेंट से लेकर उसकी याददाश्त जाने तक इन्हें सब कुछ पता था।
वैसे तो इन्हें अपने खानदान नाम और खून का बहुत महत्व है, लेकिन जब से इन्हें सनम से प्यार हुआ तब से यह सनम से शादी करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं। इन्होंने अपने घर में सबको कह रखा है ये किसी के साथ कमिटेड है और उनके अलावा किसी से शादी नहीं करेंगे, चाहे पूरी जिंदगी ने कुंवारा ही तो ना रहना पड़े। अभिमन्यु राजावत राजावत इंडस्ट्रीज का सीईओ और पूरे एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, पूरी दुनिया में सिक्का चलता है अभिमन्यु राजावत अगर किसी काम में हाथ डाल दे तो कोई दूसरा बिजनेसमैन उस काम में हाथ डालने की सोचता भी नहीं है। अभिमन्यु राजावत खुद में ही खौफ का दूसरा नाम है, जहां अभिमन्यु राजावत हो वहां कोई दूसरा खड़ा ही नहीं हो सकता। उनकी नज़र एक बिजनेस पार्टी में सनम मल्होत्रा के ऊपर पड़ी थी, तब से सनम मल्होत्रा के दीवाने हैं ये, लेकिन कभी सामने नहीं आए। लेकिन अब सनम की जिंदगी में एक जुनून और पागलपन की शुरुआत होने वाली थी। क्या रंग लाएगा अभिमन्यु का सनम की जिंदगी में आना? डेविल से पंगा। अभिमन्यु राजावत इंडस्ट्रीज का सीईओ और पूरे एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, पूरी दुनिया में सिक्का चलता है अभिमन्यु राजावत अगर किसी काम में हाथ डाल दे तो कोई दूसरा बिजनेसमैन उस काम में हाथ डालने की सोचता भी नहीं है। अभिमन्यु राजावत खुद में ही खौफ का दूसरा नाम है, जहां अभिमन्यु राजावत हो वहां कोई दूसरा खड़ा ही नहीं हो सकता। उनकी नजर एक बिजनेस पार्टी में सनम मल्होत्रा के ऊपर पड़ी थी, तब से सनम मल्होत्रा के दीवाने हैं ये, लेकिन कभी सामने नहीं आए। लेकिन अब सनम की जिंदगी में एक जुनून और पागलपन की शुरुआत होने वाली थी। अल्फायर अभिमन्यु अपने असिस्टेंट की तरफ देखकर कहता है, राघव इंडिया चलने की तैयारी करो क्योंकि अब मैं अपनी रानीसा से ज्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। जैसे ही राघव ये सुनता है वह जल्दी से अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, मैंने सारी तैयारी कर दी है, आप बस चलने की तैयारी कीजिए। अभिमन्यु जल्दी से टेबल पे से अपना को उठाकर बाहर की तरफ निकल जाता है, वहीं उसके पीछे पीछे राघव भी चला जाता है, क्योंकि अगर वह जरा भी देर करेगा तो अभिमन्यु उसके साथ क्या करेगा। अभिमन्यु वहां से सीधा अपने प्राइवेट जेट में बैठ इंडिया के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपनी जिंदगी में आने वाले इस नए तूफान से अनजान सनम अपने घर में सबके साथ समय बिता रही थी। जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे तो सनम सबकी तरफ देखकर कहती है, अटेंशन प्लीज, मुझे आप सब से एक अर्जेंट बात करनी है। सब लोग सनम की तरफ देखने लगते हैं। सनम नर्वस हो जाती है तो सब लोग इधर उधर देखने लगते हैं। सनम सबकी तरफ देखकर कहती है, मैंने फैसला किया है कि मैं आप ऑफिस जाया करूंगी। अक्षय सनम की तरफ देखकर कहता है, लेकिन बुढ़िया अभी तो तुम्हारी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है और तुम कंपनी जाओगी, ये तो सही नहीं है ना, तुम्हारी स्टडी इन सब से इफेक्ट हो जाएगी। सनम अक्षय का हाथ पकड़कर कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा भाई, मैं पढ़ाई भी कर लिया करूंगी क्योंकि मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर ली है, वह मुझे डेली नोट्स सेंड कर दिया करेंगे हैं। मैं कॉलेज नहीं जाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ बिजनेस सीखना चाहती हूं और उसके बाद खुद का बिजनेस खोलना चाहती हूं। अगर आप लोग इसमें मेरा साथ दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सनम की बात सुनकर तीनों भाई के साथ साथ अनुज जी और हर्षवर्धन जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि बचपन में सनम ऐसी ही तो थी, खुद के ऊपर डिपेंड होने वाली, खुद को सबसे ऊपर रखने वाली, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कुछ भी कर जाने वाली। दादाजी सनम की तरफ देखकर कहते हैं, लेकिन बुढ़िया जब हमारा खुद का इतना बड़ा बिजनेस है तो तुम्हें खुद का बिजनेस खोलने की क्या जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें मल्होत्रा अंपायर का सीईओ बना देता हूं, उसके बाद तुम्हारा हमसे बिजनेस करना और तुम्हारे सारे भाई, तुम्हारे पापा चाचा तुम्हें असिस्ट करेगी। वहीं अपने दादाजी की बात सुनकर सनम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और आंखों में नमी, क्योंकि पिछले जीवन में शर्म को कभी भी इतना प्यार, इतना पान केयर नहीं मिली थी जो उसे यहाँ आने के बाद मिल रही थी। वह बहुत खुश थी अपनी जिंदगी से और अब इस जिंदगी को वह अपना चुकी थी। उसे कभी कभी रियल सनम पर गुस्सा आता था कि इतनी अच्छी फैमिली होने के बाद वह सात्विक के प्यार में इतना पागल क्यों थी। सनम दादाजी के पास बैठ जाती है और कहती है, दादाजी आप चाहते हो कि दुनिया मुझे इसलिए जाने क्योंकि मेरे नाम के पीछे मल्होत्रा सरनेम लगा है, लेकिन मैं चाहती हूँ दुनिया मुझे सनम मल्होत्रा नाम से जाने और पापा और आपको देखकर बोले कि देखो वह है सनम मल्होत्रा के दादाजी। पापा और उसके छोटे पापा, उसे वक्त प्राउड फील होगा जब दुनिया आपको मेरे नाम से जाने की, और वह दिन बहुत जल्द आएगा। आप देखना आपकी बेटी आपको अब कभी निराश नहीं करेगी फालतू के लोगों के चक्कर में।
सबकी आंखें नम हो गई थी। सनम की बात सुनकर एक पिता एक दादा के लिए इससे बड़ी ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है कि लोग उन्हें उनके बच्चे के नाम से जाने। दादाजी सनम के सर पर हाथ रख के कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो हम आपको आजादी देते हैं। आप कीजिए आपके मनपसंद काम, आपके हर फैसले में, आपकी हर एक लड़ाई में आपके दादाजी आपके साथ हैं। वहीं बाकी सभी सनम के हाथ पैर हाथ रख देते हैं। सनम खुशी से सबके गले लग जाती है और फिर अक्षय की तरफ देखकर कहती है, भाई आप भी जल्दी से शादी कर लो और थोड़ी देर में हमारी दूसरी भाभी भी आने वाली है तो उनके गृह प्रवेश की भी तो तैयारी करनी है। अब मुस्कुराते हुए घर की डेकोरेशन करवाने लग जाती है। बाकी सब अभी भी हाल में बैठे हुए थे। दादाजी सब की तरफ देखकर कहते हैं, इस सनम में और उसे सर्वनाम में जमीन आसमान का अंतर है। हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये दूसरी ही सनम है। हमारी सनम इतनी मैच्योर हो ही नहीं सकती थी। वह तो हर काम हम लोगों की मर्जी से करती थी, या हमारे नाम से याददाश्त जाने के बाद इंसान इस तरह बदलता है, ये तो हमें पता ही नहीं था। और अगर पता होता तो हम कब का अपनी बेटी को अपना बना चुके होते। सनम बाकी सब की तरफ देखकर कहती है कि मुझे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाना है, तो मेरे साथ आप में से कौन चलेगा। तो अक्षय सनम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अक्षय और सनम दुकान पर पहुंचकर सामान लेने लगते हैं। वहीं अक्षय सनम के लिए कुछ कपड़े देखने लग गया था, तभी कोई सनम का हाथ पकड़कर उसे खींचकर एक साइड ले जाता है। जब सनम घूमकर अपने हाथ पकड़ने वाले को देखते हैं तो सनम की आंखें ठंडी हो जाती हैं। सनम के सामने सात्विक खड़ा था। सात्विक सनम को दीवार से लगा उसके आसपास अपने हाथ रख कहता है, यह नया नाटक क्या है तुम्हारा? मुझे इग्नोर करके क्या साबित करना चाहती हो? मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुम्हारा नाटक है मुझे हासिल करने के लिए, लेकिन मेरी एक बात कम खोलकर सुन लो। तुम अगर 7 पर्दों में रहकर भी वापस आ जाओ ना, तब भी मैं सात्विक शर्मा तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। सनम एक झटके में सात्विक को खुद से दूर कर देती है और कहती है, मैं तुम जैसे इंसान के मुंह लगा भी पसंद नहीं करती। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो सात्विक शर्मा, सनम मल्होत्रा कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो तुम जैसे 2 कौड़ी के आदमी के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपनी रेपुटेशन को दे। और हाँ, तुम्हारे भौंकने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आज तो तुमने मेरी बिना मर्जी के मेरा हाथ टच कर लिया। आइंदा अगर मेरी बिना मर्जी के मेरा हाथ टच किया ना, तो तुम्हारा हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। सातवें गुस्से में सनम के बालों को अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है, बहुत उड़ने लगी हो ना, अगर तुम्हें धरती पर नहला दिया ना तो मेरा भी नाम सात्विक शर्मा नहीं। वही सनम एक झटके में सातवें के हाथ को अपने बालों से हटा मोड़कर उसकी पीठ से लगा देती है और कहती है, जब तक मैं तुमसे प्यार करती थी तब तक तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करती थी, लेकिन जिस दिन मुझे ये पता चला मेरी जान और मेरी इज्जत बचाने वाला कोई और था, उसे दिन के बाद मेरे आसपास भी माता जाना, क्योंकि तुम असली सनम मल्होत्रा को जानते नहीं हो। तुम्हारे सामने जो थी वह सिर्फ कुछ % थे सनम की, लेकिन अगर पूरी सन मल्होत्रा तुम्हारे सामने आ गई ना तो जीते जी नरक के दर्शन हो जाएंगे। तभी सात्विक एक झटके में अपना हाथ छोड़ा सनम के बालों को पकड़कर खींच लेता है और उसके चेहरे को ऊपर करके कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम यह नया नाटक करोगी, मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगी तो मैं हो जाऊंगा। सनम अपने घुटने को उठाकर सात्विक के प्राइवेट पार्ट में मार देती है। पैसे ही सात्विक की पकड़ सनम के बालों पर ढीली पड़ जाती है और सनम सात्विक से दूर हटकर सात्विक के चेहरे को पढ़कर रहती है, ये तुम्हारी आखिरी गलती थी, इसके बाद कोई गलती मत करना वरना सनम मल्होत्रा वह तांडव मचाएगी कि अपनी जिंदगी पर भी तुम्हें अफसोस होगा कि तुम इस दुनिया में आए ही क्यों। और तुम्हें क्या लगता है मैं जानती नहीं कि तुमने वह सब नाटक क्यों किया? अच्छे से जानती हूँ कि तुमने वह नाटक सिर्फ इसलिए किया क्योंकि तुम मेरे भाई से पैसे लेना चाहते थे अपने बिजनेस के लिए, वरना जब तुम्हें पता ही था कि मेरी जान और जिंदगी बचाने वाले तुम नहीं थे तो क्यों तुमने मेरे भाई को बोला कि तुमने मेरी जान और इज्जत बचाई थी? अगर इतनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट देना तो मुंह पर मना करते उनके और मुझसे कहते कि तुम्हारी जान बचाने वाला मैं नहीं था, तब मैं मानती तुम्हें कि तुम लॉयल इंसान हो। सात्विक हैरानी से सनम के चेहरे को देख रहा था। सनम उसके चेहरे को अपने हाथों से दबाते हुए कहती है, आइंदा से मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना वरना अभी तो तुम्हें गाली का कुत्ता बनाया है, फिर तुम्हें कुत्ते की तरह दर्द ठोकरें खाने पर भी मजबूर कर दूंगी मैं, इसलिए आइंदा से अपनी यह बहियात शक्ल लेकर मेरे सामने मत आना। वही दूर खड़ा अक्षय सनम और सात्विक की सारी बातें सुन रहा था। आज उसे अपनी बहन एक अलग ही रूप में दिखाई दे रही थी। उसे कभी नहीं पता था कि उसकी बहन की कोई ऐसी साइड भी है जिसके बारे में वह बिल्कुल अनजान है। उसने तो हमेशा अपनी बहन को एक बिगड़ी हुई लड़की के रूप में ही देखा था। वह इतनी मेच्योर और इतनी धाकड़ कैसे हो गई थी उसे तो पता ही नहीं था, या उसकी बहन के साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसने खुद को इस तरह बदल लिया।
सनम जैसे ही वहां से जाने वाली होती है, सात्विक जल्दी से सनम के एक पर पाक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सनम साइड से होकर निकल जाती है और कहती है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती, ना वैसे ही तुम जैसे इंसान कभी सीधा नहीं हो सकता। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, दोबारा से मेरे सामने मत आ जाना वरना तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी मैं। और अपने पैर को जानबूझकर सात्विक के हाथ पैर रखकर निकल जाती है। वहीं सात्विक की आंखों में गुस्सा, नफरत, बदले की भावना दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज सनम ने सात्विक की जो बेइज्जती की थी वह तो नेक्स्ट लेवल की हो गई थी। और सात्विक को सनम ने कुत्ता तक बोल दिया था। ये चीज सात्विक कैसे भूल सकता था, लेकिन अनजान था सात्विक इस बात से कि सनम के 1 2 3 प्रोटेक्टर नहीं थे, बल्कि सबसे बड़ा प्रोटेक्टर तो आने वाला था। अगर उसे पता चला कि सात्विक सनम को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहा है तो सात्विक की दुनिया ही बदल देगा या उसे इस दुनिया से ही बाहर कर देगा। अक्षय जल्दी से वहां से हटकर बिलिंग काउंटर पर पहुंच जाता है। शर्म आती है और अक्षय की तरफ देखकर कहती है, भाई आपकी शॉपिंग हो गई? अक्षय हाँ बोल देता है तो सनम वहां से अक्षय के साथ अपनी गाड़ी में बैठ दोबारा मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल जाती है। सनम खामोश रास्तों को देख रही थी, वहीं अक्षय सनम के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। वहां जो कुछ भी हुआ अक्षय ने उसका वीडियो बनाकर अपने फैमिली ग्रुप में भेज दिया था, जिसमें सनम के अलावा पूरी फैमिली थी, यहाँ तक के दादा दादी तक उसी ग्रुप में शामिल थे। इस ग्रुप में अभी तक सनम को ऐड नहीं किया गया था, क्योंकि सनम ने खुद ही इस ग्रुप से खुद को एक्सेप्ट किया था, इसीलिए दोबारा किसी ने उन्हें इस ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया। वहीं सब लोग उसे वीडियो को देखकर शक्ति में आ गए थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी यह बिगड़ी हुई सनम इतनी मिर्ची और इतनी खतरनाक कब से बन गई थी। वहीं अगर सबसे ज्यादा कोई खुश था तो वह हर्षवर्धन जी थे, क्योंकि वह समझ चुके थे अब उनकी बेटी को प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह खुद में ही एक आग का गोला थी। अगर कोई उसके पास आने की कोशिश करेगा तो जलकर राख हो जाएगा। अर्जुन अक्षरा के घर पर बैठकर वह वीडियो देख रहा था। अक्षरा भी उसके पास बैठी वह वीडियो देख रही थी। अक्षरा हैरानी से अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, आपकी बहन इतनी खतरनाक है, मुझे तो पता ही नहीं था। मैं तो भैया सनम को कभी भी परेशान नहीं करूंगी, वरना पता चला उसने मेरी भी इसी तरीके से धज्जियां उड़ा दी तो मैं क्या करूंगी। वहीं अक्षरा की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वह जानता था उसकी बहन ऐसी नहीं थी। शायद वक्त और हालातों ने उसे ऐसा बना दिया था, वरना उसकी बहन तो एक कांच की गुड़िया की तरह थी और सब लोगों से कांच की गुड़िया की तरह ही ट्वीट करते थे। लेकिन आज जो सनम उनके सामने थी वह तो खुद में ही एक आइटम बम था, जो कभी भी कहीं भी किसी के ऊपर भी फट सकता था और उसकी चपेट में आने वाला इंसान अपने वजूद तक को खो सकता था। अर्जुन अक्षरा की तरफ देखकर कहता है, जल्दी से तैयार होकर चलो, अगर हमसे पहले वह घर पहुंच गई ना तो सोच लेना फिर तुम्हारे साथ क्या करेगी। सनम के नाम का खौफ उसकी तीनों भाभीियों में इस तरह हुआ था कि अक्षर जल्दी से वहां से अपने कमरे की तरह भाग जाती है। वहीं अक्षर को इस तरह जाते देखा अर्जुन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अक्षय के फोन पर बार बार तारा को कॉल आ रहा था और अक्षय बार बार तारा के कॉल को कट कर रहा था। तभी सनम बिना खोले अक्षय से कहती है, भाई उठा लो, भाभी परेशान हो रही है। अक्षय जल्दी से फोन उठाकर अपने कान से लगता है तो दूसरी तरफ से तारा की आवाज आती है, अक्षय कहाँ हो तुम? और यह सनम इतना कैसे बदल गई? जब तक मैं इंडिया से गई थी तब तक तो ये सात्विक के पीछे पागल थी, और जब मैं इंडिया आई तो वह पूरी तरीके से बदल चुकी। कहीं ये सनम की जगह तुम किसी और को तो नहीं उठा लाया अपने घर? वहीं अक्षय धीमी आवाज में तारा से कहता है, वह मेरे पास बैठी है, अगर तुम चाहती हो कि आज शाम को वह तुम्हारी बैंड बजाए तो बकवास करते रहो। जैसे ही तारा ये सुनती है कि सनम अक्षय के पास बैठी है, तारा जल्दी से फोन कट कर देती है, क्योंकि उसे इस डेविल से पंगा नहीं लेना था। तारा की इस हरकत पर अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह फोन को अपनी पॉकेट में रखकर सनम की तरफ देखने लगता है। सनम अभी भी अपनी आंखें बंद करे बैठी थी और अपनी आंखों को बिना खोले ही अक्षय से कहती है, मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है क्या जो आप इसने गौर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? 7 वैष्णवी जी की नफरत। अक्षय के फोन पर बार बार तारा को कॉल आ रहा था और अक्षय बार बार तारा के कॉल को कट कर रहा था। तभी सनम बिना खोले अक्षय से कहती है, भाई उठा लो, भाभी परेशान हो रही है। अक्षय जल्दी से फोन उठाकर अपने कान से लगता है तो दूसरी तरफ से तारा की आवाज आती है, अक्षय कहाँ हो तुम? और यह सनम इतना कैसे बदल गई? जब तक मैं इंडिया से गई थी तब तक तो ये सात्विक के पीछे पागल थी, और जब मैं इंडिया आई तो वह पूरी तरीके से बदल चुकी। कहीं ये सनम की जगह तुम किसी और को तो नहीं उठा लाया अपने
घर वहीं अक्षय धीमी आवाज में तारा से कहता है, वह मेरे पास बैठी है, अगर तुम चाहती हो कि आज शाम को वह तुम्हारी बैंड बजाए तो बकवास करते रहो। जैसे ही तारा ये सुनती है कि सनम अक्षय के पास बैठी है, तारा जल्दी से फोन कट कर देती है क्योंकि उसे इस डेविल से पंगा नहीं लेना था। तारा की इस हरकत पर अक्षय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वह फोन को अपनी पॉकेट में रखकर सनम की तरफ देखने लगता है। सनम अभी भी अपनी आंखें बंद करे बैठी थी और अपनी आंखों को बिना खोले ही अक्षय से कहती है, मेरे चेहरे पर कुछ लिखा है क्या जो आप इसने गौर से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो? अक्षय सनम की बात सुनकर हड़बड़ा जाता है और कहता है, कुछ नहीं, बस देख रहा था कि एक हफ्ते में मेरी बहन कितना बदल गई है। कल तक तुम्हारी वजह से सब परेशान रहते थे, लेकिन आप सब तुम्हारी तरफ से निश्चित है। सबको ये लगता है कि तुम्हारे सामने कोई भी मुसीबत आएगी या कुछ भी आएगा, तुम सब संभाल लोगी। सनम अपनी आंखें खोलकर अक्षय की तरफ देखती है। सनम एक गहरी सांस भरकर कहती है, पता नहीं भाई, ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कोई तूफान आने वाला है और वह तूफान हम सब की जिंदगियों को हिलाकर रख देगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी शांति जिंदगी में होना मतलब तूफान के पहले की शांति माना जाता है। सनम की बात सुनकर अक्षय सनम के सर को अपने कंधे पर रखकर कहता है, कुछ नहीं होगा, सब बेस्ट है, तो फिट मत कर। और तेरे भाई पापा चाचू सब है ना तेरे साथ, फिर तुझे किस बात की टेंशन है? तुम तो दूसरों को टेंशन दो, खुद कोई टेंशन मत लो। अक्षय की बात सुनकर सनम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वह अपनी आंखें फिर से बंद कर लेती है क्योंकि आज सनम के सर में सुबह से बहुत दर्द हो रहा था और ऊपर से सात्वी के साथ बहस में उसके दर्द को बढ़ा ही दिया था। एयरपोर्ट पर हलचल मची हुई थी क्योंकि सबको पता चल गया था कि राजावत खानदान का इकलौता वारिस अभिमन्यु राजावत आज इंडिया आने वाला है। एयरपोर्ट पर भारी मात्रा में भीड़ करती थी और ज्यादा से ज्यादा उसे भीड़ में लड़कियां थी क्योंकि सब लोग अभिमन्यु की एक झलक देखने के लिए पागल हुए जा रहे थे। वहीं अपने प्राइवेट जेट से अभिमन्यु बाहर आता है, चारों तरफ देखकर राघव से कहता है, पीछे के दरवाजे से चलो क्योंकि आगे के दरवाजे पर क्लाउड बहुत है, तुम जानते हो ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। थोड़ी देर में अभिमन्यु वहां से निकल जाता है और जैसे ये खबर मीडिया वालों को लगती है, बोलो फिर से परेशान हो जाते हैं क्योंकि वह आज फिर अभिमन्यु को कैप्चर नहीं कर पाए थे। कल रात से हो या डेरा जमाए बैठे थे लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। अभिमन्यु अपनी गाड़ी में अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रहा था। अभिमन्यु का मोबाइल बजने लगता है। जी अभिमन्यु का पर्सनल फोन था जिस पर उसकी माँ, बाबा, दादा दादी और बहन, छोटे भाई के अलावा कोई कॉल नहीं कर सकता था, इसीलिए वह बिना ही देख फोन अटेंड करके अपने काम से लगा लेता है। दूसरी तरफ से एक भरी और रफ्तार आवाज सुनाई देती है, आप इंडिया आ गए और आपने अपनी माँ को बताया भी नहीं, इतने पर आए तो नहीं हुए हैं? हम अभी अपनी आवाज को विनम्र करते हुए कहता है, ऐसी बात नहीं है माता, मैं अर्जेंट काम से इंडिया आया था इसलिए आपको कोई सूचना नहीं दे पाया, आपसे करना करे, थोड़े ही दिन में मैं आपसे मिलने आऊंगा, लेकिन अभी ऑफिस में काम बहुत है इसलिए एक हफ्ते तो मैं नहीं आ सकता। दूसरी तरफ से अभिमन्यु की मां वैष्णवी जी अपनी इस आवाज में रहती है, आपके घर लाने के लिए बंदोबस्त कर दिया है, हमने आपके लिए लड़की पसंद की है, जल्दी से आकर पसंद कीजिए और शादी कर लीजिए। हम जानते हैं शादी हो जाने के बाद आप दिन में कहीं भी रहो लेकिन शाम को लौटकर घर वापस आ ही जाओगे। शादी की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर गुस्से की झलक आ जाती है। तभी वह गुस्सा शांत करने के लिए अपनी आंखों को बंद करता है तो उसकी आंखों के सामने सनम का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है और उसी के साथ अभिमन्यु का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अभिमन्यु अपनी भरी और कठोर आवाज में सख्त तरीके से कहता है, माँ आपको कितनी बार बोला है, मैं भी शादी नहीं करना चाहता और जब शादी करूंगा तो अपनी पसंद की लड़की से करूंगा, ऐसे ही किसी अनजान को अपने गले में घंटी की तरह काम नहीं लूंगा मैं, तो आपसे ना करें। और हाँ, लड़की हम पसंद कर चुके हैं, जिस दिन लड़की की तरफ से हाँ हो जाएगी उसे दिन आपको आकर बता देंगे, तब तक आपकी शादी की माला जपना बंद कीजिए और फोन कट कर देता है। अभिमन्यु की बात सुनकर पूरा परिवार सत्य में आ गया था क्योंकि फोन स्पीकर पर था और पूरा परिवार वैष्णवी जी और अभिमन्यु की बातें सुन रहा था। अभिमन्यु के पापा राघवेंद्र राजावत अपने पिताजी मिस्टर मानवेंद्र राजावत की तरफ देखकर कहते हैं, बाबा साहब हमें लगता है हमें अभिमन्यु को शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, आप जानते हैं वह कितने देती है, अगर हमने उनके साथ थोड़ी सी भी शक्ति करने की कोशिश की तो इस घर में भूकंप आ जाएगा और हम अपने घर में शांति चाहते हैं, अगर वह अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है।
दादाजी दादी माँ की तरफ देखते हैं तो वह भी हाँ कह देती है। दादाजी राघवेंद्र जी की तरफ देखकर कहते हैं, आप फिक्र न करें बेटा, हमें भी अभिमन्यु के लव मैरिज करने से कोई दिक्कत नहीं है। तभी वैष्णवी जी की आवाज आती है, हमें दिक्कत है और हम अपने बेटे की लव मैरिज कभी नहीं होने देंगे। आप जानते हैं ना, देवर जी ने लव मैरिज की थी और उसके बाद क्या हुआ था, कितना दर्दनाक अंत हुआ था देवर जी की लव मैरिज का, और हम अपने बेटे की किस्मत में ऐसा दर्द कभी नहीं आने देंगे। इसीलिए हम लव मैरिज के साथ खिलाफ है। अगर हमारे बेटे ने हमारे खिलाफ जाकर कुछ भी कदम उठाया तो फिर हम भी वैष्णवी राघवेंद्र राजावत है, हम अगर अपनी पढ़ाई तो कोई हमें रोक नहीं पाएगा। दादी माँ वैष्णवी जी के कंधे पर हाथ रखे रहती है, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैष्णवी शांत रहिए और एक बार अभिमन्यु की पसंद से मिलने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमें वह लड़की पसंद नहीं आएगी तो हम कभी भी अभिमन्यु की शादी उससे नहीं होने देंगे, चाहे अभिमन्यु जिंदगी भर बिना शादी के ही रहे, लेकिन हम किसी गलत लड़की से अपने बेटे की शादी नहीं होने देंगे। इसलिए खुद को शांत रखिए। अगर अभी आप बगावत करेंगे तो अभिमन्यु आपसे ज्यादा बगावत करेंगे और तांडव मचा देंगे पूरे घर में। इसीलिए शांत रहिए और उनकी पसंद को ऑब्जर्व कीजिए। सब बड़े आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन वहां दो लोग ऐसे थे जो अभिमन्यु की बात सुनकर खुश हो जाते हैं कि अगर अभिमन्यु लव मैरिज कर सकता है तो शायद आगे चलकर वह दोनों भी करना है, लेकिन वह अपने चेहरे पर ऐसी कोई भी भावना आने नहीं देते, वरना वैष्णवी जी उन दोनों का घर से बाहर निकलना बंद कर देती। वहीं अभिमन्यु की छोटी बहन राधिका और अभिमन्यु का छोटा भाई निखिल चुपचाप वहां से उठकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, क्योंकि वह जानते थे अगर बड़ों की नजर उन पर पड़ गई तो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन हो जाता। इसीलिए वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर सोचने लगते हैं कि कौन लड़की है, कौन है वह कुछ नसीब जिसको अभिमन्यु राजावत ने पसंद किया है। अभिमन्यु की भावनाओं से अनजान सनम अपने घर पर अपनी भाभीियों के वेलकम की तैयारी कर रही थी और हर्षवर्धन जी ने तय कर लिया था कि वह अक्षय की भी कोर्ट मैरिज कर देंगे और उसके बाद अपने तीनों बेटों की शादी का एक बहुत ही ग्रैंड रिसेप्शन देंगे जिसमें वह सबको बुलाएंगे। इसीलिए उन्होंने तय कर लिया था कि कल अक्षय और तारा की भी कोर्ट मैरिज कर दी जाए, उसके बाद अच्छा सा मुहूर्त देखकर उनका रिसेप्शन कर देंगे। सनम तो बहुत खुश थी, इस जिंदगी में आकर उसे बहुत कुछ मिल गया था, परिवार का साथ, परिवार का प्यार, तीन भाई तीन भाभीियों, दो माता का प्यार तो पिताओं का, इसमें है दादा दादी का आशीर्वाद। लेकिन उसे दुख भी होता था कि वह अपनी जिंदगी ना जीकर वह किसी और की जिंदगी की रही थी, उधर की जिंदगी की रही थी, वह उसे ऐसा लगता था। लेकिन फिर अपने आप को शांत करके अक्षय की शादी की तैयारी में लग जाती है। अगली सुबह पूरे मल्होत्रा मैंशन में अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि आज एक बहू का गृह प्रवेश था तो दूसरी बहू आज पहली बार अपने ससुराल आ रही थी। वहीं महिमा भी बहुत खुश थी कि चलो उसके बाद भी उसकी दो देवरानियां इस घर में आ गई, अगर कभी शर्म नाराज होगी तो वह तीनों मिलकर उसका गुस्सा सहन कर लेंगे। वहीं हर्षवर्धन जी के पास ऑफिस से कॉल आता है कि राजावत इंडस्ट्रीज ने उनका प्रपोज एक्सेप्ट कर लिया है, वह उनके साथ प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार है। अब हर्षवर्धन जी परेशान थे कि वह अपने की बेटे को भेजे, लेकिन वह अपने बेटा को नहीं भेज सकते थे। लेकिन तभी उनकी नजर सनम पर जाती है, वह सनम को अपने पास बुलाकर उसे सारी बात बताते हैं तो सनम अपने पापा की बात सुनकर रहती है, ठीक है मैं चली जाती हूँ, इसमें क्या है, उन तीनों का यहाँ रहना जरूरी है। हर्षवर्धन जी को थोड़ी परेशानी हो रही थी क्योंकि वह राजावत इंडस्ट्रीज के सीईओ अभिमन्यु राजावत के बारे में जानते थे, वह बहुत ही गुस्से वाला आदमी था और वह अपनी बेटी को ऐसे किसी आदमी की नजरों में आने देना नहीं चाहते थे। आधे घंटे में सनम तैयार होकर मल्होत्रा कंपनी के लिए निकल जाती है। वहीं उसके तीनों भाइयों को बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन सनम ने अपने भाइयों को समझा दिया था कि अभी उनकी भाभीियों को उन तीनों की जरूरत है और वह जल्दी ही प्रेजेंटेशन देकर वापस आ जाएगी। सनम की कर मल्होत्रा कंपनी के बाहर रुकती है, तुरंत ही एक बॉडीगार्ड जाकर गेट खोल देता है। अपने बिजनेस सूट में सनम बाहर निकलती है, उसने इस वक्त ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना था, वह अप्सरा की तरह खूबसूरत लग रही थी, उसके चेहरे पर एटीट्यूड साफ झलक रहा था, उसकी चाल में एक रॉयल तिथि, ऐसा लग रहा था कि कहानी की रानी चलकर आ रही हो। वह जैसे जैसे जा रही थी वैसे वैसे ऑफिस के एम्प्लॉय की नजर उसके ऊपर जाती थी, लेकिन कोई भी सनम को कुछ बोल नहीं सकता था, सब लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करके अपनी अपनी जगह खड़े हो गए थे। वहीं सनम भी सबसे प्यार से गुड मॉर्निंग विश करती है और अपनी प्राइवेट लिफ्ट से सीईओ के केबिन में चली जाती है, वहां जाकर वह प्रेजेंटेशन को अच्छे से रीड करती है।
थोड़ी देर में समीर का असिस्टेंट आकर सनम को बताता है कि राजावत इंडस्ट्रीज के सीईओ कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंच चुके हैं। ये सुनकर सनम भी अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वहां से कॉन्फ्रेंस हॉल के लिए निकल जाती है। जैसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल का गेट खोल सनम अंदर जाती है, अभिमन्यु की नजरें तो सनम के ऊपर चिपक कर रह जाती है। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखों से ही सनम को स्कैन कर लेगा। वही सनम के एटीट्यूड, उसके कॉन्फिडेंस को अभिमन्यु बहुत ही बारीकी से देख रहा था और आज उसे अपने पसंद पर गर्व हो रहा था। सनम अभिमन्यु से हाथ मिलाकर अपनी चेयर पर जाकर बैठ जाती है और अभिमन्यु अपने इस हाथ को देख रहा था जिससे थोड़ी देर पहले सनम ने पकड़ा था। अभी तक सनम की नजरें अभिमन्यु पर नहीं गई थी। नहीं, सनम अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, मीटिंग स्टॉप करें, हमें अर्जेंटली में कहीं जाना है। मीटिंग के बाद अभिमन्यु ओके बोल देता है। सनम प्रेजेंटेशन देने लगती है। सनम का प्रेजेंटेशन देने का तरीका देखकर अभिमन्यु इम्प्रेस हुए बिना नहीं रहा। उसे सच में आज अपनी पसंद पर बहुत प्राउड फील हो रहा था। अब वह जानता था कि सनम उसके खानदान को और वहां के रीति रिवाज को बहुत अच्छे से निभा लगी, इसीलिए अब उसका जुनून और पागलपन सनम के लिए और बढ़ गया था। अनजानती सनम इस बात से किसी और को अपनी तरफ आकर्षित करने में कामयाब हो गई है। जैसे ही प्रेजेंटेशन बंद होता है और कॉन्फ्रेंस हॉल की लाइट जलती है, वैसे ही उसे कॉन्फ्रेंस हॉल में ताली की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगती है। सबसे पहले ताली बजाने वाला कोई और नहीं अभिमन्यु था। आज पहली बार अभिमन्यु ने किसी के लिए खड़े होकर अपना सम्मान दिखाया था। वही सनम के चेहरे पर कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और वह अभिमन्यु से हाथ मिलाकर रहती है। तो प्रोजेक्ट पक्का। अभिमन्यु सनम का हाथ इस तरह पकड़ के कहता है, जी बिल्कुल, चलिए पेपर सेंड कर लेते हैं और उसकी बात कल से ही काम स्टार्ट कर देते हैं। सर, आपको ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वह अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती है, लेकिन ये प्रोजेक्ट मैंने मेरे बड़े भाई देखेंगे। सनम की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगता है, लेकिन वह अपने गुस्से को बाहर नहीं आने देता। तभी अभिमन्यु सनम की तरफ देखकर कहता है, देखिए मिस मल्होत्रा, प्रेजेंटेशन आपने दी, इंप्रेशन आपका बना, तो ये प्रोजेक्ट भी आपको ही करना होगा, अदरवाइज मैं ये प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को दे दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना पता ही नहीं चाहता जो प्रेजेंटेशन कोई और बनाए थे, कोई और उसे पर कम करे कोई और। वही अभिमन्यु की बात सुनकर सनम को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ न कहकर कहती है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट नहीं हैंडल करूंगी। वहीं कॉन्फ्रेंस हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे से तीनों भाई हर्षवर्धन जी, दादाजी और अनुज जी सनम को देख रहे थे। सनम का कॉन्फिडेंस, उसका प्रेजेंटेशन देने का तरीका, उसका एटीट्यूड उन सबको बहुत पसंद आ रहा था। हर्षवर्धन जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी वही सनम है जिसे खुद का होमवर्क करने में भी मौत आती थी। चैट अभिमन्यु वैष्णवी जी की बहस। सनम की बात सुनकर अभिमन्यु के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगता है, लेकिन वह अपने गुस्से को बाहर नहीं आने देता। तभी अभिमन्यु सनम की तरफ देखकर कहता है, देखिए मिस मल्होत्रा, प्रेजेंटेशन आपने दी, इंप्रेशन आपका बना, तो ये प्रोजेक्ट भी आपको ही करना होगा, वरना मैं ये प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को दे दूंगा, क्योंकि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना पसंद ही नहीं करता जो प्रेजेंटेशन कोई और बनाए और कोई और उसे प्रेजेंट करे, कोई और। वही अभिमन्यु की बात सुनकर सनम को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ न कहकर कहती है, ठीक है, ये प्रोजेक्ट मैं ही हैंडल करूंगी। वहीं कॉन्फ्रेंस हॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे से तीनों भाई हर्षवर्धन जी, दादाजी और अनुज जी सनम को देख रहे थे। सनम का कॉन्फिडेंस, उसका प्रेजेंटेशन देने का तरीका, उसका एटीट्यूड उन सबको बहुत पसंद आ रहा था। हर्षवर्धन जी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी वही सनम है जिसे खुद का होमवर्क करने में भी मौत आती थी। हर्षवर्धन जी दादाजी की तरफ देखकर बोलते हैं, पापा, आपको नहीं लगता कि सीढ़ियों से गिरने के बाद सनम बिल्कुल बदल गई है? पुरानी सनम और इस सनम में जमीन आसमान का अंतर है। दादाजी हर्षवर्धन के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, जब कोई हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाता है ना, तो इंसान खुद ब खुद बदल जाता है। और तुम फिक्र मत करो, हमारी सनम मैच्योर हो गई है। हम हमेशा यही सोचते थे ना कि सनम का क्या होगा, लेकिन आज की सनम को देखकर हमें लगता है कि उसे किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, तो उसे खुलकर उसकी जिंदगी जीने दो। उसे बिजनेस सीखना है तो उसे बिजनेस सीखने दो, और मैं चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट सनम ही करे, क्योंकि मिस्टर राजावत के साथ काम करके सनम को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसीलिए मेरा ये फाइनल डिसीजन है। सब लोग दादाजी की तरफ देखकर कहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर सनम ये प्रोजेक्ट करती है तो। अपने बेटों और पोतों की बात सुनकर दादाजी को बहुत अच्छा लगता है।
दादाजी वहां से उठकर अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं और कमरे में आने के बाद बालकनी में खड़े होकर कहते हैं, मैंने मिस्टर राजावत की आंखों में सनम के लिए जो जुनून देखा है, अगर वह सच हुआ तो हमारी सनम इस दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की होगी जिसे अभिमन्यु राजावत जैसा जीवनसाथी मिलेगा। हमने पहले ही अभिमन्यु की शादी अपनी सनम से करवाने का फैसला ले लिया था। सनम को उनकी फैमिली पसंद भी करती है, लेकिन मुद्दा ये था क्या अभिमन्यु सनम से शादी करना चाहता है। लेकिन आज देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए मैंने सनम को ये प्रोजेक्ट करने के लिए बोला। मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां आ जाए, इससे ज्यादा मुझे क्या ही चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सात्विक अपने घर पर इधर उधर चहलकदमी कर रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कल तक जो लड़की उसके प्यार में पागल थी, उसके पीछे दीवानों की तरह घूमती फिरती थी, आज वह लड़की उसे बेइज्जत कैसे कर सकती है। क्या ये सब कुछ वो इसलिए कर रही है कि सात्विक ने उसे रिजेक्ट किया था, या वह ये सब सात्विक की नजरों में आने के लिए कर रही है। यही सब सोचते हुए सात्विक सोफे पर बैठ जाता है। तभी सात्विक का दोस्त संजय सात्विक से कहता है, जैसे तूने बताया उस हिसाब से अब सनम को तुझमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। संजय की बात सुनकर सात्विक को बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं क्यों वह सनम को अपनाना भी नहीं चाहता था और उसे छोड़ना भी नहीं चाहता था। उसके मन में क्या था ये तो वही जानता था, लेकिन संजय की बात सुनकर सात्विक के दिमाग के तार हिल गए थे। सात्विक संजय की तरफ देखकर कहता है, मैं उसे अपनी जिंदगी में शामिल भी नहीं करूंगा और उसे किसी और का होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि उसने मेरी सात्विक शर्मा की बेइज्जती की है। अब तुम देखो, मैं उसे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर दूंगा और ताउम्र अकेली रहेगी, वह देख लेना इस बात को। संजय सात्विक के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अपनी जिंदगी में खुश रहे सात्विक, और उसे अपनी जिंदगी में खुश रहने दे, क्योंकि वह तेरी जिंदगी से जा चुकी है। उसके बारे में शायद तुझे पहले नहीं पता था, लेकिन आज मैं तुझे बता देता हूँ। सनम मल्होत्रा कोई छोटी मोटी अरी लड़की नहीं है। सनम मल्होत्रा दुनिया के नंबर 2 पर आने वाली मल्होत्रा परिवार की इकलौती बेटी है। जयवर्धन मल्होत्रा की पोती, हर्षवर्धन मल्होत्रा की बेटी और समीर मल्होत्रा की बहन है। वह शायद समीर ने और सनम ने तुझे कभी बताया नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में पैसों के मामले पर नंबर 2 है मल्होत्रा फैमिली। लेकिन जब तूने उनकी बेटी को रिजेक्ट कर दिया तो अब वह तुझे क्यों ही कोई मौका देंगे। तुझे क्या लगता है तेरा बिजनेस ऐसे ही चलने लगा था, तुझे प्रोजेक्ट ऐसे ही मिलने लगे थे। ये सब कुछ सनम कर रही थी तेरे लिए। तुझे ये घर खरीदने के लिए पैसे मैं नहीं बल्कि सनम ने दिए थे। मेरे पास इतने पैसे कहाँ थे जो मैं तुझे दे देता। तेरे घर में, तेरे किचन में जो भी सामान आया वह कुछ सनम ने अपने हाथों से रखा था, और यह बात सिर्फ मैं जानता हूँ। अब जब तूने उसका दिल तोड़ ही दिया है तो खुश रहना। समीरा के साथ क्यों उसकी जिंदगी को बर्बाद करने पर तुला है। सात्विक हैरानी से संजय की तरफ देखकर कहता है, लेकिन ये सब कुछ तो मेरे लिए समीरा ने किया था ना, उसने खुद मुझे बताया। संजय हंसते हुए कहता है, तुझे लगता है उस मिडिल क्लास फैमिली की उस बेटी के पास इतना पैसा और पावर कहाँ से आ गई जो वह तेरे लिए इतना सब कुछ कर सके। अल्फायर संजय की बात सुनकर सात्विक का पूरा वजूद हल चुका था। आज जाकर उसे समझ आया था कि उसने क्या खो दिया है। तो संजय का हाथ पकड़कर कहता है, क्या सनम मुझे माफ करेगी जब मैं उससे ये सब कुछ बताऊंगा। संजय सोफे पर से उठकर खड़ा होता है और कहता है, नहीं करेगी, क्योंकि सनम मल्होत्रा अपनी एक बार छोड़ी हुई किसी चीज को दोबारा नहीं अपनाती। यह बात तुझे उसके बारे में कहीं भी देखने और सुनने को मिल जाएगी, इसीलिए अब उसकी आंखों के सामने कभी मत आना, क्योंकि इस बार अगर तुम उसके सामने आए तो वह तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी। क्योंकि सनम मल्होत्रा प्यार भी शिद्दत से करती है और नफरत तो उससे भी ज्यादा शिद्दत से करती है। ये बोल संजय वहां से चला जाता है और सात्विक अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। समीरा के एक झूठ ने सात्विक से उसकी सनम को छीन लिया था। राजावत इंडस्ट्रीज। अभिमन्यु अपने केबिन में बैठा अपने ऑफिस का काम कर रहा था, तभी उसके ऑफिस का गेट एक झटके में खुलता है। गुस्से में अभिमन्यु जैसे ही सामने देखा है, अपने सामने अपनी मां को देखकर अभिमन्यु अपनी चेयर पर सूटकर खड़ा होता है और आकर वैष्णवी जी के पैर छूकर कहता है, आपके यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई मां, मैं खुद ही आपके पास आ जाता। शाम को वैष्णवी की गहरी सांस भरकर सोफे पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, हमने आपकी शादी तय कर दी है, अब आपकी मर्जी हो ना हो आपको इस लड़की से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि यह हमारी इज्जत और हमारे जवान का सवाल है। अभिमन्यु गुस्से में अपनी मां की तरफ देखकर कहता है, आपने मुझसे बिना पूछे मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया मां, और मैं आपको पहले ही बता चुका था कि मैं अपने लिए लड़की पसंद कर ली है, फिर क्यों आप दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं।
वैष्णवी जी अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती हैं, जो लड़की अभी हमारे घर और तुम्हारी जिंदगी में आई नहीं तभी उसने हमारे घर में तमाशा और लड़ाइयाँ स्टॉक कर दी, तो सोच अगर वह तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी तो हमारे घर में कितने तमाशे होंगे, हमारी इज्जत हमारा खानदान सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अपनी माँ की बात सुनकर अभिमन्यु गुस्से में वहां का बस उठाकर जमीन में मार देता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है। अभिमन्यु का गुस्सा देखा वैष्णवी जी भी एक पल को डर जाती है, लेकिन फिर भी वह वहीं खड़ी रहती है क्योंकि वह जानती थी अभिमन्यु कभी उनके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं कर सकता और लास्ट में अभिमन्यु को वैष्णवी जी की बात माननी ही पड़ेगी। अपने बॉस के केबिन में से इस तरह लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर पूरा ऑफिस डर चुका था क्योंकि सब जानते थे कि अब अभिमन्यु उन सब का गुस्सा अपने एम्प्लॉइज पर निकलेगा, इसलिए सब डर कर जल्दी जल्दी अपना काम करने लगते हैं क्योंकि सबको अपनी जान और अपनी नौकरी बहुत प्यारी थी। अभिमन्यु अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, माँ मेरी एक बात आप कान खोलकर सुन लो, मैं अपनी जिंदगी में अपनी रानीसा के अलावा किसी और को जगह नहीं दूंगा। अगर आपने मेरी शादी जबरदस्ती उसे लड़की से करवा दी तो वह दिन मेरा राजावत परिवार में और राजावत महल में आखिरी दिन होगा, तो आप सोच समझकर फैसला लेना क्योंकि आप बहुत अच्छे से जानती हैं कि अभिमन्यु राजावत अपनी बात से कभी मुकरता नहीं है। हमने तो खुद से कहा है कि हम उसे लड़की के कमिटेड हैं, अभी तक तो वही ये भी नहीं जानती कि कोई अभिमन्यु राजावत उससे मोहब्बत की करता है, तो आप कैसे हमारे बीच हो रही बातचीत का जिम्मेदार उसे समझ सकती हैं, क्यों आप उसे पर दोष दे रही हैं। अभिमन्यु की बात सुन वैष्णवी जी को एक तगड़ा झटका लगता है क्योंकि वैष्णवी जी को नहीं लगा था कि उनका बेटा उनके खिलाफ जाकर ऐसी बात भी कर सकता है, लेकिन अब उन्हें अपनी सासू माँ की बात सच होती नजर आ रही थी, इसलिए वैष्णवी जी अभिमन्यु से बिना कुछ बोले अभिमन्यु के केबिन से निकलकर चली जाती हैं। वैष्णवी जी के जाने के बाद अभिमन्यु अपने ऑफिस में मौजूद सारी एंटी चीजों को तोड़ देता है क्योंकि उसका गुस्सा उसे संभाले नहीं संभल रहा था, क्योंकि यह पहली बार था जब अभिमन्यु ने अपनी माँ से इस तरह बात की थी और इस बात को अभिमन्यु बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, लेकिन वह अपनी मोहब्बत को भी तो नहीं छोड़ सकता था। उसकी मां समझने की कोशिश ही नहीं कर रही थी कि अभिमन्यु की खुशी किस में है। वही वैष्णवी जी अभिमन्यु के केबिन से निकलने के बाद अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं और अपने मन में गुस्से और नफरत की भावना से कहती हैं, हम उसे लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे जिसने हमारे घर में आने से पहले ही हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। रीबर्थ इन रिवेंज। वही वैष्णवी जी अभिमन्यु के केबिन से निकलने के बाद अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती हैं और अपने मन में गुस्से और नफरत की भावना से कहती हैं, हम उसे लड़की को कभी अपने घर की बहू नहीं बनाएंगे जिसने हमारे घर में आने से पहले ही हमारे बेटे को हमसे छीन लिया। वैष्णवी जी इस बात से अनजान है कि उन्होंने अपने बेटे के लिए जिस लड़की को चुना है वह लड़की और उनके बेटे ने पसंद की गई लड़की दोनों एक ही है, लेकिन बेटे के मुंह में शायद वैष्णवी जी सही और गलत का फर्क नहीं कर पा रही है। राजावत मैंशन में माहौल बहुत टेंशन भरा हो गया था क्योंकि जब से वैष्णवी जी आई थी तब से वह बहुत गुस्से में थी और इसी गुस्से में वह अपने आसपास के लोगों को कुछ भी बोले जा रही थी। राघवेंद्र जी हैरानी से अपनी पत्नी को देख रहे थे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वैष्णवी जी किस बात से इतना नाराज है। उन्हें तो खुश होना चाहिए कि अभिमन्यु ने अपनी जिंदगी में किसी को शामिल करने की कोशिश की है, उसे इस दुनिया में कोई पसंद आया है, लेकिन वैष्णवी जी का जैसा व्यवहार है उसे तो उन्हें यही लग रहा था कि बहुत जल्दी इस मेंशन में बहुत बड़ा तूफान आने वाला था और ये तूफान से पहले की खामोशी उन्हें बहुत चुभ रही थी। राघवेंद्र जी अपने माताजी और पिताजी के पास बैठे हुए थे, उनसे बात कर रहे थे कि पिताजी वैष्णवी जी का व्यवहार हमें समझ नहीं आ रहा। आप जानते हैं कि अगर अभिमन्यु नाराज हो गया तो वह किसी से भी शादी नहीं करेगा और अपनी जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाएगा, लेकिन वैष्णवी को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही है। वहीं दादाजी राघवेंद्र जी के कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं, कोई बात नहीं, अभी वैष्णवी को ये बात समझ नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन उसे बात समझ आ जाएगी, आप चिंता ना करें, अभिमन्यु सब संभाल लेंगे, इतना विश्वास तो है हमें हमारे पोते पर। अभिमन्यु अभी भी गुस्से में अपने ऑफिस में यहाँ वहाँ चक्कर काट रहा था। उसे यही सोच सोचकर गुस्सा आ रहा था कि उसकी माँ उसे उसके प्यार से दूर करना चाहती है। अभिमन्यु ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी अपनी माँ के नाम की थी, जो उन्होंने कहा वह मन, जो उन्होंने बताया वही किया। उन्होंने कहा इससे दोस्ती करो तो कि इसे मत करो, टू नहीं कि यहाँ जो तो गए यहाँ मत जाओ तो नहीं गए। लेकिन अब अभिमन्यु बड़ा हो चुका था और अपने खुद के फैसले दे सकता था, अब वह किसी का मोहताज नहीं था, लेकिन फिर भी अपनी माँ की रेस्पेक्ट के लिए वह हमेशा उनके कहे के काम को करता था। लेकिन आज वैष्णवी जी ने जो हद पार की थी वह शायद अभिमन्यु की बर्दाश्त की आखिरी हद थी। अब वह किसी भी कीमत पर सनम को खुद से दूर तो नहीं जाने देगा।
कहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन में अलग ही माहौल था। आज वहां पर बहुत सारी खुशियां थी, चारों तरफ खुशियां ही मनाई जा रहे थे। तभी सनम उन सबको बताती है कि उन्हें राजावत वाली डील मिल चुकी है और इस डील पर सनम काम करेगी। किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो ये देखकर शर्म को बहुत खुशी हुई कि इस जीवन में उसे समझने वाले लोग हैं, बल्कि उसे हमेशा दबाकर छुपा कर रखने वाले लोग नहीं है। सनम सोफे पर खड़ी हो जाती है और सबकी तरफ देखकर कहती है, मेरे पहले प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल प्रेजेंटेशन के लिए मैंने सोचा है कि आज मैं अपनी तरफ से आप सबको ट्रीट दूं। पापा, आप इन तीनों का जब रिसेप्शन रखोगे तब रखना, लेकिन आज का खाना मैं बनाऊंगी आप सबके लिए। सनम की यह बात सुनकर सब लोग हैरानी से सनम को देखते हैं। तो सनम सबको अपनी तरफ इस तरह देख करके, क्या मैं किसी का मर्डर करने का नहीं बोला, मैंने बोला है मैं खाना बनाऊंगी। आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे मैंने खाना ना बनाने का बोलकर किसी का मर्डर करने का बोल दिया हो। अनुज जी सनम के पास आकर कहते हैं, बेटा अगर तुम मर्डर करने का बोल देती ना तो हमें इतना बड़ा झटका नहीं लगता जितना बड़ा झटका हमें ये सुनकर लगा है कि हमारी सनम खाना बनाएगी, वह भी किचन में। आज तक तुमने किचन में कदम भी रखा है। अनुज जी की बात सुनकर सनम अपना मुंह खोलकर बैठ जाती है और कहती है, ठीक है तो आज आप सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर देखना कि मैं खाना बना पाती हूँ कि नहीं। अगर मैं खाना नहीं बन पाई तो आज के बाद फिर मैं किचन में नहीं जाऊंगी। सनम की बात सुनकर सब लोगों को दूसरा झटका लगता है, क्योंकि वह लोग जानते थे कि सनम को खाना बनाना नहीं आता, लेकिन वह ये नहीं जानते ये सनम नहीं, सनम के अंदर कोई और है जिसके बारे में किसी को खबर ही नहीं थी और उसे अपनी हर एक चीज के बारे में पता था। इसीलिए सब एग्री हो जाते हैं। सनम किचन में चली जाती है। वही सनम के जाने के बाद सब लोग आपस में देखते हैं और अक्षय उठते हुए कहता है, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर रहा हूं, जिसको खाना है वह बता दो, क्योंकि अगर इसने कहीं खाने में ऐसा वैसा कुछ मिला दिया ना तो सब लोग आज ही परलोक सिधार जाएंगे। अक्षय की बात सुनकर समीर गुस्से में अक्षय की तरफ देखकर कहता है, क्या बकवास लगा रखी है, मेरी गुड़िया जैसा खाना बनाएगी, आज सबको वही खाना खाना है, नहीं तो किसी को पूरे एक हफ्ते तक खाना नहीं मिलेगा। समीर की धमकी सुनकर अक्षय चुपचाप तारा के बगल में बैठ जाता है। तारा धीरे से अक्षय के कान में कहती है, आज तक आप मुझे डराते आए थे ना सनम का नाम लेकर, अब आप देखिए कि मैं आपको कैसे आपकी सनम से मार खिलाती हूँ। मैं उसे कहूंगी कि आप उसके खाने की बुराई कर रहे थे, फिर देखना वह हर रोज अपने हाथ से बना बनाकर आपको खाना खिलाया करेगी, नए नए एक्सपेरिमेंट करके। सब लोग वहां से उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि सब लोग जानते थे अगर सोनम को पता चल गया तो वह सबसे नाराज हो जाएगी और वह अपनी बेटी को नाराज नहीं करना चाहते थे। वही अनुज जी और पायल जी तो आज बहुत खुश थे कि उनकी बेटी आज पहली बार कुछ बनाने जा रही है। वह सब लोग जैसे किचन के दरवाजे पर खड़े होकर सनम को देखते हैं तो सबकी आंखें शौक के मारे बाहर आने को हो गई थी, क्योंकि सनम बहुत प्रोफेशनल तरीके से सब्जियां कट रही थी। उसका हर एक मुंह बहुत परफेक्ट था, इतने अच्छे तरीके से तो अभी तक उनके घर में कोई भी खाना नहीं बन पाता था। सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अक्षय का मुंह हैरानी के मारे खुल गया था, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी यह मासूम सी बिगड़ी हुई बहन खाना कब बनाना सीख गई। लेकिन वह ये बात अपनी बहन के मुंह पर नहीं बोल सकता था, क्योंकि उसके बाद उसके पास मुंह ही नहीं रहता कुछ बोलने के लिए, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। समीर और अर्जुन किचन के अंदर आते हैं और सनम के दोनों तरफ खड़े हो जाते हैं। फिर कहते हैं, बेटा आपको कोई हेल्प की जरूरत है तो बता दो, हम लोग कर देंगे। सनम मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ देखकर कहती है, नहीं भाई मैं खाना बना लेती हूँ। एक बार फिर सनम के सर पर हाथ फेर कर कहता है, लेकिन बेटा आपने खाना बनाना कब सीख? सनम मुस्कुराकर कहती है, मैंने खाना बनाना कॉलेज टाइम में सीखा था, जब मैं आप लोगों को बोलती थी ना कि मुझे एक्स्ट्रा क्लास जाना है तो मैं खाना बनाना सीखने जाती थी, क्योंकि मैं शायद सात्विक को खुश करना चाहती थी। क्या कुछ भी था मुझे याद नहीं, पर हाँ खाना बनाना मैंने सीखा था। ये बात मुझे मेरी डायरी से पता चली। सब लोगों को अब जाकर पता चलता है कि उनकी बेटी सात्विक को अपनी जिंदगी में लाने के लिए कितनी मेहनत कर रही थी, लेकिन उसे सात्विक ने एक पल नहीं लगाया उसका दिल तोड़ने में। 1 घंटे के अंदर अंदर शर्म ने पूरा खाना बना दिया था और सनम की इतनी अच्छी स्पीड देखकर सब लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि सनम ने 1 घंटे में इतना सारा खाना बना दिया था। उसने सबकी पसंद की एक एक डिश बनाई थी, मीठे में रसमलाई और खीर बनाई थी और जीरा राइस और रोटी बनाए थे। सब लोग खाने की खुशबू लेकर जल्दी से डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। वहीं सनम अक्षय की तरफ देखकर कहती है, आपको मेरे हाथ का खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर मैंने उसमें कुछ मिला दिया हो
होगा तो खाना खा आप परलोक सुधर जाओगे, इससे तो अच्छा है आप अपने लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर दो। सनम के मुंह से यह बात सुनकर अक्षय हैरानी से तारा और बाकी घर वालों की तरफ देखते हैं तो सब लोग अपने कंधे कुछ कर देते हैं, जैसे उन्हें नहीं पता कि सनम को ये बात कैसे पता चली। वहीं अक्षय गिड़गिड़ाते हुए सनम से कहता है, प्लीज ना, गलती हो गई, प्लीज आज तुमने पहली बार खाना बनाया है और अपनी प्यारी भाई को नहीं खिलाओगी। सनम नामे अपनी गर्दन हिलाकर कहती है बिल्कुल, और सबको खाना परोसने लगती है। अभिमन्यु अपने ऑफिस में बैठा मल्होत्रा मेंशन की लाइव वीडियो देख रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसकी सनम हर फील्ड में नंबर 1 है, वरना उसे तो यही लग रहा था कि पढ़ाई और बिजनेस के चक्कर में सनम पता नहीं घर का काम कर पाएगी कि नहीं। लेकिन आज सनम को खाना बनाते थे और उसे सब कुछ परफेक्ट तरीके से करते थे। अभिमन्यु को अपनी पसंद पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। वह समझ गया था कि वह अभी सनम के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता है, लेकिन इन 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि सनम पूरी तरीके से बदल चुकी थी। यही बात अभिमन्यु को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि 2 महीने का कोई भी डाटा अभिमन्यु के पास नहीं था, क्योंकि उन 2 महीना में अभिमन्यु किसी सीक्रेट मिशन पर बाहर गया हुआ था। इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अभिमन्यु अभी सनम को देख ही रहा था कि अभिमन्यु के फोन पर उसकी मां का कॉल आने लगता है। अभिमन्यु गहरी सांस लेकर कॉल उठा लेता है और कहता है, बोलिए मां वैष्णवी जी। दूसरी तरफ से कहती है, अब आपके घर आने के लिए भी फोन करना पड़ेगा, रात के 10 बजे बजने वाले हैं और आप अभी तक घर नहीं आए। आपको अपनी माँ का और अपने परिवार का ख्याल है भी या उस लड़की के पीछे पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं। अपनी माँ की इतनी कड़वी बात सुनकर अभिमन्यु कहता है, माँ अभी तक वह मेरी जिंदगी में आई नहीं, आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, अगर वह मेरी जिंदगी में आ गई तो आप उसे चैन से जीने दो की नहीं। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुन वैष्णवी जी को बहुत बुरा लगता है और वह तुरंत ही कॉल कट कर देती है। वैष्णवी की गहरी सांस लेकर रहती है, मैं तुम्हें अपनी बेटी की जिंदगी में कभी नहीं आने दूंगी। लड़की तुमने आने से पहले ही हमसे हमारा बेटा छीन लिया है और अगर तुम उसकी जिंदगी में आ गई तो तुम हमसे हमारे बेटे को दूर कर दोगी। अब आप देखते जाओ, तुम्हारे बारे में पता करके तुम्हें अगर अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकाल कर नहीं फेंकना तो हमारा भी नाम वैष्णवी राघवेंद्र राजावत नहीं है। अभिमन्यु अपना लैपटॉप लिए हुए अपने ऑफिस से निकाल अपनी गाड़ी में बैठकर राजावत मेंशन के लिए निकल जाता है। पूरे रास्ते वह सनम को ही देख रहा था। सनम के हाथों का खाना खाकर पूरा परिवार बहुत खुश था और सब लोग सनम को गिफ्ट देते हैं। खाना खाकर बचा हुआ खाना सनम फ्रिज में रख देती है और अपने कमरे में चली जाती है। तभी दबे पांव कोई मल्होत्रा मेंशन में आता है और फ्रिज में रखा हुआ बचा हुआ खाना ले वहां से हवा की रफ्तार से गायब हो जाता है। कहीं अभिमन्यु की कार रोड के एक साइड रुकी हुई थी, तभी वहां भागते हुए राघव आता है और एक पॉली बैग अभिमन्यु की तरफ कर देता है। अभिमन्यु को बैग लेकर अपनी गाड़ी में बैठ वहां से निकल जाता है। राघव गहरी सांस लेकर कहता है, प्यार ये करे खतरा बोल, मुझे उठाना पड़ेगा यार, उनके प्यार के चक्कर में किसी दिन मेरी बलि ना चल जाए। ये बोलते हुए वह अपनी गाड़ी ले वहां से अपने घर की तरफ निकल जाता है। अभिमन्यु अपनी गाड़ी में बैठा बार बार उसे बैग को देख रहा था, बार बार उसकी तरफ हाथ करता और बार बार उसे छुपा लेता। इसी बीच उनकी कार कब राजावत मेंशन पहुंच जाती है उसे पता ही नहीं चलता। राजावत मेंशन पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही अभिमन्यु अपने कमरे की तरफ जा रहा था, तभी उसे अपनी मां की आवाज सुनाई देती है, खाना लगा रहे हैं, जल्दी आकर खाना खा लीजिए। अभिमन्यु गहरी सांस लेकर कहता है, मां हम खाना खाकर आए हैं तो आप प्लीज खाना खाकर सो जाए और आज हम आपको एक बात बता देते हैं, इतनी देर रात तक हमारा इंतजार मत किया कीजिए, हमें आने में कई बार बहुत देर हो जाती है और आप इस तरह भूखे बैठकर हमारा इंतजार करती हैं, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वैष्णवी जी अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती हैं, ठीक है कल से नहीं करेंगे आपका इंतजार, करिए आप अपने मन की यह बोल अपने पैर पटकते हुए अपने कमरे की तरफ निकल जाते हैं। अभिमन्यु गहरी सांस भरता है, फिर अपने कमरे में चला जाता है, उसे बैग को और अपने कोट को वही रखे, फिर नीचे आता है और किचन से खाना गर्म कर एक प्लेट में लगाकर अपने माँ के कमरे की तरफ चला जाता है। जैसे ही वह कमरे में पहुंचता है देखता है राघवेंद्र जी पेट पर बैठे कोई बुक पढ़ रहे थे। अभिमन्यु जाकर अपने पापा के पैर छूता है, फिर अपनी माँ के पैर छूकर कहता है, मन नाराज होने की कोई बात नहीं है इसमें, मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मुझे देर रात हो जाती है और आपको अपनी दवाइयाँ लेनी होती है, तो आप टाइम से अपना खाना खा लिया कीजिए ना, और फिर मुझे खाना देने के लिए घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं, नहीं तो मैं खुद से लेकर खा लिया करूंगा। वैष्णवी जी गुस्से में अभिमन्यु की तरफ देखकर कहती हैं, ये क्यों नहीं कहते आपकी उससे लड़की ने आपको मना किया है इसलिए आप हमसे मना कर रहे हैं, आप उसी के साथ खाना खाकर आए ना। अभिमन्यु गहरी सांस भरकर अपने पापा की
तरफ देखकर कहता है, पापा संभालिए, मैं जो लड़की अभी तक इस घर में आई नहीं उसके लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता मन को, और हम इन्हें कुछ बोलकर इनकी बेइज्जती नहीं करना चाहते, और हम आपकी कसम खाकर कहते हैं माँ, हम उनके साथ खाना खाकर नहीं आए और ना ही उन्होंने आपके बारे में हमसे कुछ कहा है, बल्कि अभी तक तो हमने अपने दिल की बात की उनको नहीं बताई है। आप कैसे कह सकती हैं कि हर गलत काम का जिम्मेदार आपको मैं तेरा देती है। ये बोल अभिमन्यु वहां से निकल जाता है। राघवेंद्र जी वैष्णवी जी की तरफ देखकर बोलते हैं, आपको एक बात बता देते हैं वैष्णवी, आपका जो रवैया है ना, आप अपनी इस रवैया की वजह से अपने बेटे को एक दिन को देंगे, क्योंकि आप उन्हें बहुत अच्छे से जानती हैं। वह जब तक शांत है तब तक शांत है, वरना जिस दिन उनका दिमाग घूम गया ना, उसके बाद इस महल में तांडव होगा, और आप बहुत अच्छे से जानती हैं उसके बाद आप अपने बेटे का चेहरा तक देखने के लिए तरस जाओगी। हमसे बेहतर आप जानती हो अभिमन्यु को, इसीलिए बेहतर होगा खुद के रवैया को बदल लीजिए। ये बोलकर राघवेंद्र जी बेड पर लेट जाते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। वहीं वैष्णवी जी गुस्से और नफरत की भावना लिए अपने मन में रहती हैं, हम आपको अपने बेटे की जिंदगी में कभी नहीं आने देंगे। अपने आने से पहले ही हमसे हमारा बेटा, हमारा पति छीन लिया, और आने के बाद पता नहीं आप क्या करेंगे। सनम गहरी नींद में अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन वह अपने पिछले जन्म को सपने में देख रही थी, जहां सब लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी, सीख रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। सनम की चीज पूरे मल्होत्रा मेंशन में घूम जाती है, जिसे सुनकर पूरा परिवार हैरानी से सनम के कमरे की तरफ भागता है। सनम दर्द के मारे बेड पर तड़प रही थी, उसका सर कभी इधर कभी उधर, उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। ये देखकर सब लोग शॉक रह जाते हैं, और जल्दी से सनम के पास आकर समीर उसे अपनी बाहों में उठकर बैठ जाता है और उसके गालों को थपथपाने लगता है, लेकिन सनम पर शायद कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी अर्जुन तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करके मल्होत्रा मेंशन आने को बोल देता है और जल्दी से सनम के पास जाकर बैठ जाता है। सनम सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं क्या बिगाड़ा है आप लोगों का, मुझे क्यों मार रही हो आप लोग, यही सब बातें हैं सनम सपने में बोले जा रही थी। क्या रंग लाएगा वैष्णवी जी की नफरत, क्या अभिमन्यु सनम को एहसास कराएगा अपने प्यार का, क्या वैष्णवी जी सनम को अपनाएंगे। चटैन रीबॉर्न इन रिवेंज। सनम गहरी नींद में अपने कमरे में सो रही थी, लेकिन वह अपने पिछले जन्म को सपने में देख रही थी, जहां सब लोग उसे टॉर्चर कर रहे थे, प्रताड़ित कर रहे थे। वह मदद के लिए चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आ रहा था। सनम की चीखें पूरे मल्होत्रा मेंशन में गूंज जाती है, जिसे सुनकर पूरा परिवार हैरानी से सनम के कमरे की तरफ भागता है। सनम दर्द के मारे बेड पर तड़प रही थी, उसका सर कभी इधर कभी उधर, उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। ये देखकर सब लोग शॉक रह जाते हैं, और जल्दी से सनम के पास आकर समीर उसे अपनी बाहों में उठकर बैठ जाता है और उसके गालों को थपथपाने लगता है, लेकिन सनम पर शायद कोई असर ही नहीं हो रहा था। तभी अर्जुन तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करके मल्होत्रा मेंशन आने को बोल देता है और जल्दी से सनम के पास जाकर बैठ जाता है। सनम सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं क्या बिगाड़ा है आप लोगों का, मुझे क्यों मार रही हो आप लोग, यही सब बातें हैं सनम सपने में बोले जा रही थी। हमेशा एंग्री मूड में रहने वाला समीर, अर्जुन और अक्षय की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वह अपनी बहन का दर्द देखने का रहे थे। वहीं तारा, महिमा, अक्षरा, उनके तो आंसू हमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं अनुज जी, हर्षवर्धन जी, जयवर्धन की दादी माँ रागिनी जी और पायल जी, वह तो अपने मुंह पर हाथ रख रोए जा रही थी। 10 मिनट बाद डॉक्टर मल्होत्रा मेंशन पहुंच जाते हैं। डॉक्टर जल्दी से सनम को चेक करने लगते हैं। वह समीर से कहते हैं कि अपने बेड पर लिटा दीजिए, हमें चेक करना है। समीर गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहता है, ऐसे ही चेक करो मेरी बहन को। डॉक्टर डर की वजह से सनम को चेक करने लगते हैं। डॉक्टर सनम को एक इंजेक्शन लगाकर सबको बाहर आने का बोल देते हैं। बाद सबकी तरफ देखकर कहता है, बाहर चलिए, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सब लोग बाहर आ जाते हैं। समीर हैरानी से डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, बोलिए डॉक्टर, ऐसी क्या बात थी जो आप कहानी बता सकते थे। डॉक्टर समीर की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर मल्होत्रा, आपकी बहन को पैनिक अटैक आया है, और यह पैनिक अटैक क्यों आया है ये तो आप लोग पता कीजिए। सोते में शायद उन्हें अपनी पिछली जिंदगी का ऐसा कुछ याद आ गया है, जिससे वह इस तरह से रिएक्ट कर रही है। जब उनका एक्सीडेंट हुआ उनके साथ क्या हुआ था, आप ये पता करने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर वहां से अपनी बात कहकर चले जाते हैं।
समीर, अक्षय, अर्जुन तीनों ही हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके रहते हुए उसकी बहन के साथ ऐसा क्या हो गया कि उसे पैनिक अटैक आने लगे, वह भी इस उम्र में। सब लोग सनम के कमरे में पहुंच जाते हैं। सनम गहरी नींद में चली गई थी क्योंकि उसे उम्मीद का इंजेक्शन दिया गया था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और उसके माथे पर वह परेशानी इस बात का सबूत था कि वह अभी भी अपनी होश में वापस नहीं आई थी। तारा अक्षय के सीने से लगकर रहती है। अक्षय, क्या हुआ है गुड़िया को? तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम सब उसका बहुत ख्याल रखते हो, उसे एक छोटी सी खरोच नहीं आने देते, तो फिर ऐसा क्या हो गया गुड़िया की जिंदगी में कि उसे पैनिक अटैक आने लगे और आप में से किसी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? तारा की बात सुनकर सब लोग परेशान थे क्योंकि सच में उन्हें नहीं पता था कि सनम को पानी का अटैक क्यों आते हैं। वहीं दूसरी तरफ अभिमन्यु जैसे ही अपनी मां के कमरे से आता है, वह सनम का बनाया हुआ खाना खाता है। उसके बाद उसका मन करता है कि वह एक बार सनम को देख ले, और जैसे ही वह लैपटॉप में सनम के कमरे की लाइव फुटेज चालू करता है, दर्द में तड़पती सनम को देखकर अभिमन्यु की मुट्ठी कट जाती है और वह गुस्से में पैनिक करने लगता है और वह तुरंत ही लैपटॉप लेकर घर से बाहर निकल जाता है। वैष्णवी जी अपनी बालकनी में खड़ी यह सब कुछ देख रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा था। अभिमन्यु जल्दी से मल्होत्रा मेंशन के बाहर आकर खड़ा हो जाता है और वह अभी भी सनम को देख रहा था। डॉक्टर का आना, सबकी चिंता, सब कुछ। अभिमन्यु को समझ नहीं आ रहा था कि उसे भी कौन सी लीड कहाँ में सो गई कि सनम को पहने का अटैक आता है और इस बारे में उसको पता ही नहीं है। अभिमन्यु इंतजार कर रहा था कि कब सब लोग सनम के कमरे से बाहर जाएं और वह सनम से मिल सके, लेकिन पूरा परिवार सनम के कमरे में ही बैठा था, इसीलिए अभिमन्यु वहां नहीं आ सकता था। लेकिन वह लैपटॉप में घर से बाहर बैठा सनम की हर एक गतिविधि को देख रहा था और ये भी देख रहा था कि सोते में भी सनम की आंखों से आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये सब देखकर अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था, इसीलिए उसने एक बार फिर राघव को कॉल करके सनम की पूरी डिटेल निकालने को बोला। छोटी सी छोटी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। समीर ने सारे घर वालों को अपने अपने कमरे में जाने का बोल दिया था, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर अनुज जी, दादा दादी, ये हर्षवर्धन की, रागिनी की, पायल जी, सबको बोल जबरदस्ती उनके कमरे में भेज देते हैं। लेकिन तारा, अक्षरा और महिमा में जाने से साफ मना कर दिया था, वह वही रहेंगे। उन लोगों ने जमीन कालीन पर ही बैठ गए थे। समीर, अर्जुन और अक्षय, वह तीनों ही सनम के पास बैठे थे और बारी बारी से उसके बालों को सहला रहे थे। वही समीर अर्जुन की तरफ देखकर कहता है, अर्जुन, कहीं ये पहनने का टाइम उसे वजह से तो नहीं है? अभी 2 महीने पहले सात्विक ने उसे एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था और उसे कमरे में बहुत सारे जंगली जानवर थे। जैसे ही अर्जुन को ये बात याद आती है, अर्जुन का गुस्सा 7 में आसमान पर पहुंच जाता है। वही अपने लैपटॉप के जरिए अभिमन्यु भी यह सब कुछ सुन रहा था, इसलिए वह तुरंत राघव को ऑर्डर देता है कि वह सात्विक को उसके टॉर्चर रूम में लेकर आए, क्योंकि जितना दर्द और जितने आंसू सनम के बारे थे, उतना ही खून सात्विक का बहने वाला था। तारा हैरानी से समीर की तरफ देखकर कहती है, भाई ऐसा क्या हुआ था सनम के साथ कि उसे वजह से उसे पैनिक अटैक आने लगे? समीर सब की तरफ देखकर कहता है, ये बात 3 महीने पहले की है, जब सनम सात्विक से मिलने उसके घर गई थी, लेकिन सात्विक अपने घर पर नहीं था। तो सनम में पता किया तो पता चला कि वह जंगल में एडवेंचर के लिए गया हुआ है। सनम भी वही पहुंच गई। हमें ये बात तेरे से पता चली, हमें लगा वह वापस आ जाएगी, इसीलिए हमें सात्विक पर भरोसा था। लेकिन वहां समीरा भी सात्विक के साथ थी और समीरा ने ऐसे दिखाया कि सनम ने समीरा को मारने की कोशिश की है, इसीलिए सात्विक ने गुस्से में जंगल में एक कमरा था जिसने जंगली जानवरों को रखा जाता था, उसमें सनम को बंद कर दिया। सनम पूरी रात उन जंगली जानवरों के बीच बंद रही थी। अगली सुबह जब सनम का फोन नहीं लगा और हमें कोई जानकारी नहीं मिली, तो हम लोग जंगल पहुंचे। हमने पूरा जंगल जान लिया था, लेकिन हमें सनम कहीं नहीं मिली थी। फिर हम उसे कमरे के पास पहुंचे तो वहां जंगली जानवरों की अजब सी आवाज आ रही थी। डर तो हमें बहुत लगा, लेकिन फिर भी पता नहीं दिमाग में क्या आया कि हमने वह कमरा खोल दिया। उसे कमरे को खोलते ही उसमें से जंगली जानवर भागकर जंगल में चले गए। जब हमने अंदर देखा तो सनम बेहोश पड़ी थी। जब हम उसे लेकर अस्पताल पहुंचे तो 2 महीने बाद उसे होश आया था। उसे इतना गहरा सदमा लगा था कि वो टेम्पररी कोमा में चली गई थी। उसके बाद उसे अंधेरे से और जानवरों से बहुत डर लगने लगा था। ये सब सुनकर तारा गुस्से में समीर और अक्षय अर्जुन की तरफ देखकर कहती है, और आप लोगों ने उसे सजा नहीं दी, ऐसे ही छोड़ दिया कि वह हमारी सनम को दोबारा है कर सके? भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने देखा ना सनम की कैसी हालत थी आज समेत। गुस्से में कहता है, बस कल सुबह का सूरज सात्विक शर्मा के लिए बर्बादी का आगाज लेकर आएगा। ये कहकर जल्दी से किसी को कॉल करके सात्विक शर्मा को उठाने का बोल देता है।
अभिमन्यु की समीर की सारी बातें सुन चुका था और अब उसे पता चला कि 2 महीने का डाटा क्यों अभिमन्यु के पास नहीं था। क्यों ऐसा लगता था कि सनम इस दुनिया में होकर भी उसे दुनिया में नहीं थी। अभिमन्यु का गुस्सा उसकी हर एक हद पार कर चुका था। अब वह किसी भी कीमत पर सात्विक और समीर को टॉर्चर करने वाला था, जैसे उन्होंने सनम के साथ किया से वही अब सात्विक के साथ होने वाला था। अभिमन्यु गुस्से में अपनी कार लेकर वहां से निकल जाता है, क्योंकि वह जानता था उसके भाई और उसकी भाभियों सनम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, तो वह कल सुबह ऑफिस में ही सनम से मिलेगा। वहीं राघव ने सात्विक और समीरा को उनके घर से उठा लिया था और उन्हें टॉर्चर रूम में जाकर बंद कर दिया। दोनों ही हैरान थे कि उन्हें किसने किडनैप किया और किस वजह से किया। आधे घंटे बाद अभिमन्यु अपने डार्क और खतरनाक और एक के साथ अपने टॉर्चर रूम में जाता है। वहां सामने ही कुर्सियों पर सात्विक और समीरा को बांध कर रखा गया था। अपने सामने अभिमन्यु राजावत को देखकर सात्विक की हालत खराब हो जाती है। सात्विक अपनी अटकती जवान के साथ अभिमन्यु से कहता है, मिस्टर राजावत, मैं आपका कुछ नहीं बिगड़ा तो आपने मुझे क्यों किडनैप किया। सात्विक की बात सुनकर अभिमन्यु जोर जोर से हंसने लगता है और फिर एक लात सात्विक की चेहरे में मार देता है, तो सात्विक धड़ाम की आवाज के साथ फर्श पर गिर जाता है और सात्विक के मुंह से एक जोरदार चीख निकल जाती है। लेकिन इतने से भी अभिमन्यु का गुस्सा कम नहीं हुआ था। समीरा की तो हालात ही खराब हो गई थी। सात्विक के साथ ऐसा होते देख अब उसे डर लग रहा था कि उसने कैसे अभिमन्यु राजावत को निराश कर दिया जो उसकी शामत आए है। लेकिन अभी तक अभिमन्यु का ध्यान समीरा के ऊपर नहीं गया था, उसका पूरा ध्यान तो इस वक्त के ऊपर था। तभी एक बॉडीगार्ड जाकर सात्विक की चेयर को फिर से उठा देता है। वहीं सात्विक गिड़गिड़ाते हुए अभिमन्यु से कहता है, मिस्टर राजावत, मेरी गलती तो बता दीजिए, मैं आखिर ऐसा क्या किया है कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। अभिमन्यु गुस्से में सात्विक के बालों को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी जान को पैनिक अटैक आने लगे। तुम्हारी वजह से अगर तुम उसे पसंद नहीं करते थे तो मुझे साफ साफ इनकार भी कर सकते थे, लेकिन तुमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि आज बहुत दर्द से तड़प रही थी। जब वह दर्द से तड़प रही है तो तुमसे खून से कैसे सो सकते हो। सात्विक को कुछ समझ नहीं आया था। वह अभिमन्यु की तरफ देखकर कहता है, देखिए मिस्टर राजावत, मैं आपसे जुड़े हुए किसी भी इंसान को परेशान नहीं किया है और मैं ऐसा इंसान नहीं हूं जो किसी को परेशान करता हूं। तभी अभिमन्यु एक जोर का झापड़ के कल पर मरता है और कहता है, मैं सनम मल्होत्रा की बात कर रहा हूं। मेरी जिंदगी है वह लड़की और तुमने मेरी जिंदगी को खतरे में डाला, तो सोचो मैं अब तुम दोनों के साथ क्या करूंगा। जैसे ही सात्विक के कानों में यह बात जाती है कि अभिमन्यु सनम से प्यार करता है और उसका बदला लेने के लिए उसने सात्विक को यहाँ लाया है, तो वह हैरानी से अभिमन्यु को देखने लगता है। अभिमन्यु गुस्से में सात्विक और समीरा की तरफ देखकर कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी जान को जंगली जानवरों के बीच छोड़ने का। अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे जंगली जानवरों के साथ छोड़ता हूं। और हाँ, सनम को बचाने के लिए तो उसके 3 भाई पहुंच गए थे, लेकिन तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम उन जंगली जानवरों के साथ ही रहोगे। ऐसा कहते ही अभिमन्यु तुरंत अपने असिस्टेंट राघव को इशारा करता है। थोड़ी ही देर में उन दोनों को उठाकर जंगली जानवरों के कमरे में फेंक दिया जाता है। दोनों ही वहां दर्द से चिल्ला रहे थे, क्योंकि वह जानवर ना तो उन्हें मार रहे थे ना उन्हें खा रहे थे, लेकिन हाँ उन्हें डरा जरूर रहे थे। अभिमन्यु गुस्से में वहीं सोफे पर बैठकर ट्रांसपेरेंट ग्लास से उसे कमरे में हो रही हर एक चीज को देख रहा था। लेकिन अभी तक अभिमन्यु का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, इसीलिए वह वहां पर और खतरनाक जंगली जानवरों को छुड़वा देता है और वहीं बैठकर उन दोनों के डरे चेहरे को देख रहा था जो जाने कब के बेहोश हो चुके थे। अगली सुबह धीरे धीरे सनम की आंखें खुलती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसे सबसे पहले समीर का चेहरा दिखाई देता है। सनम हैरानी से समीर को देखते हैं। जब वह दूसरी साइड देखी है तो अर्जुन बैठा था, पैरों की साइड में अक्षय बेटा था। वह जैसे ही सामने देखती है तो फर्श पर उसकी तीनों भाभियों बैठी थी। ये देखकर सनम हैरान रह जाती है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। सनम की हलचल से तीनों भाइयों की आंखें खुल चुकी थी और तीनों भाई बड़ी बड़ी सनम से उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। सनम हैरानी से उन तीनों की तरफ देखकर कहती है, लेकिन मुझे क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो। समीर कुछ नहीं कहता और कहता है, कुछ नहीं बेटा, तुमने रात को एक डरावना सपना देखा था ना, बस इसीलिए पूछ रहे थे। सनम को समीर की बात समझ नहीं आती, लेकिन फिर वह समीर की तरफ देखकर कहती है, भाई मुझे ऑफिस जाना है। वह तीनों ही बेड पर से उठकर खड़े हो जाते हैं और सनम बेड पर से उठकर सीधा वॉशरूम में चली जाती है। सनम के जाते ही समीर के चेहरे पर बहुत ही अजीब से एक्सप्रेशन आ गए थे। वह सबकी तरफ देखकर कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि गुड़िया को कल रात के पहले अटैक के बारे में कुछ भी याद नहीं है, तो कोई भी इस बारे में उससे बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से उसको वह सारी चीज याद आए। सब लोग हाँ बोलकर कमरे से बाहर
निकल जाते हैं तारा, अक्षरा और महिमा। तीनों ही सनम के कमरे को अच्छे तरीके से साफ करके सनम के कपड़े बेड पर निकाल कर रख देती है और फिर अपने अपने कंबल में चली जाती है। क्या वाकई में सनम को याद नहीं है कुछ? क्या सजा देगा अभिमन्यु अब सात्विक और समीरा को? जानते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग और गाइस बताइएगा न्यू स्टोरी कैसी लगी आपको दोस्तों। थैंक्स, बाय।